सेलिब्रिटीज होते हैं इनके दांत इतने अच्छे कैसे दिखाई देते हैं? There are a lot of procedures, there are laminations, there are veneers. ऑर्गेनिक टूथपेस्ट आ रहे हैं जो बोलते हैं वी कैन रिवर्स द टूथ मिनरल, जो वो रिवर्स हो जाएगा, कैविटी रिवर्स हो जाएगी। वो कितना होक्स है और कितना उसमें सच है? वैसे अगर तुम केमिस्ट्री में घुसते हो, डेंटिस्ट्री के टूथ के, तो फिर हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनता है तुम्हारा एनामल, जो तुम्हारा दांत तुम्हें जो दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, उसको कहते हैं एनामल, which is fun fact the strongest part in your body. तो मुझे मानसी एक बात बताइए, what according to you is a good oral hygiene routine? A good oral hygiene routine. अभी तो बचपन से तो हमें सिखाया है 2 बार ब्रश करना है, बट उसमें भी एक ट्विस्ट है। अभी बचपन से हमें क्या सिखाते हैं? उठते से ही ब्रश करो, सोने के पहले ब्रश करो। अभी जो काफी ज्यादा फैक्ट्स which have been enclosed and everything, disclosed sorry, उसमें पता चला है कि सुबह उठते ब्रश करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज, जब तुम सुबह उठते हो एकदम लूकवार्म वाटर लो, उससे थोड़ा सा फ्लश करो 10-15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक ओरल कैविटी तुम्हारा, उसके बाद वो निगल लो। अच्छा, कुछ लोग तो कुछ भी खाते हैं उसके एकदम बाद ब्रश कर लेते हैं, वो अच्छा नहीं होता? वो नहीं अच्छा होता ना, क्योंकि तुम्हारा फ्लोरा जो है, ओरल फ्लोरा जो कहते हैं, पीएच तो समझते हो आप। मानसी, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। तो शुरू करें आज का पॉडकास्ट मानसी? यस। मानसी, यू आर अ डेंटिस्ट? यस, आई एम अ डेंटिस्ट। क्यों? Why not a proper doctor and why dentistry? आपको ऑनेस्ट जवाब चाहिए कि आपको शुगर कोटेड जवाब चाहिए? मुझे ऑनेस्ट बताना, क्योंकि शुगर कोटेड तो मुझे पता ही है, नहीं मेरा मन था, मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डेंटिस्ट। डेंटल इज बेटर देन एमबीबीएस फॉर अ वुमन। आई डोंट थिंक किसी का मन करता होगा किसी के गंदे से मुंह में ऐसे हाथ डालने का। देखो पैसे जहाँ मिलेंगे, आई मीन नहीं, वी आर आउट हियर टू सेव लाइव्स, आई मीन। अच्छा, दांतों से भी सेव होती है ना? You never know, it's very deep rooted, we'll get to that, but I feel the honest answer is obviously MBBS नहीं मिला तो डेंटिस्ट्री कर लिया, because that's the next best option in India. And पेरेंट्स को चाहिए था बचपन से डॉक्टर बनो, इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई जो मिल जाए हमने बस उठा लिया, आगे नाम तो लिखवा ही लिया। हाँ, 4 साल 5 साल रो के कैसे भी निकाल के बस डॉक्टर तो लगवा दिया है। तो मतलब जो लोग MBBS नहीं कर पाते क्लियर, वो डेंटिस्ट्री में आ जाते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा है, आई थिंक असली डॉक्टर नहीं होते वो लोग। ये तो बहुत बड़ा मिथ है, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। I would say कि if you ask a doctor, an MBBS doctor, anything about dentistry, he wouldn't know anything. But if you ask a dentist some basic stuff about medicine, अभी 3rd year तक तो हमने MBBS की subjects पढ़ा है। 4th year के बाद we have specialized into dentistry, like only dental subjects. तो फिर हमें भी general MBBS जितना तो पता ही है, not completely, but 70% तो पता ही है। 70% you are a doctor? I am तो 100% doctor। अच्छा, तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन होता है? जैसे प्रॉपर NET क्लियर करना पड़ता है एंड देन ऑल दैट, जो प्रॉपर एक MBBS डॉक्टर को करना पड़ता है, वही सब कुछ? तो हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा था, बिकॉज व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तब CET होता था हमारे महाराष्ट्र में, एंड उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल जाता था MBBS एंड BDS एंड फिर बाकी BPTH वगैरह कोर्सेज में। फिर 11th के एंड में गवर्नमेंट ने एकदम ट्विस्ट सा डाल दिया कि अब यूनिवर्सली, मतलब नॉट यूनिवर्सली इन इंडिया, UPSC टाइप कुछ होगा। हाँ, नीट होगा अभी। एंड मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि यार ये नीट क्या है, क्योंकि मेरे से आई थिंक 4-5 साल पहले नीट हुआ करता था, तो आई डिड नॉट नो कि ये नीट क्या है। फिर देखा तो पूरा NCERT का पोर्शन, वो भी 11th 12th का, एंड आई वाज एनरोल्ड इन अ स्टेट बोर्ड कॉलेज, सो आई वाज तो स्टडी एकदम बेसिक स्टेट बोर्ड का। उसके पहले 10th तक आई वाज इन NCERT, तो मुझे पता है कि क्या लेवल होता है NCERT का। एंड तुम स्टेट बोर्ड जाते हो, तुम्हें लगता है यार NCERT से तुम स्टेट बोर्ड में आ गए, अभी तो इजीली निकाल ही ले गए। फिर ट्विस्ट डाल दिया 11th के एंड में कि अभी होगा नीट। फिर जो स्ट्रगल हुआ है 12th में, एकदम दुनिया से परे होके, नो फोन्स, नो सोशल लाइफ, नथिंग। आई थिंक साइंस के सब बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं 12th स्टैंडर्ड में। 11th में पेरेंट्स इतना ज्यादा ब्रेन वॉश करते हैं कि कैसे भी नंबर लाने, कैसे भी मेरिट से लेना है MBBS। प्लस आई थिंक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि इट इज सो प्राइसी टू पे फॉर अ सीट फॉर MBBS और BDS, which was also one of the, ऐसा भी होता है कि ऐसे पैसे देके सीट खरीद लो? Not literally, but अगर कम परसेंटेज आया है तो फिर मैनेजमेंट सीट्स होते हैं, फिर NRI सीट्स होते हैं, which are not bad honestly,
अगर है आपके मॉम डैड के पास उतना पैसा एंड दे वांट, एंड मोस्टली जो सेकंड जनरेशन डॉक्टर्स होते हैं, अभी आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं डॉक्टर्स, यू वांट द लेगेसी टू रन इन द फैमिली, तो ले लेते हैं लोग. बट आई फील अभी मैं तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ इन द फैमिली. तो पापा का सपना पूरा करने के लिए जो DR लगाया है, DR डॉट लगाया है 5 साल घिस के, आई वुड से. तो कितना डिफिकल्ट है डेंटिस्ट बनना? डेंटिस्ट बनना इज वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली. आई थिंक थर्ड ईयर जो 4 साल का रहता है, थर्ड ईयर तक तो ऐसे निकल जाता है, मौज मस्ती चल रही है, कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, साथ साथ सब हो रहा है. फोर्थ ईयर में एकदम इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि तुम्हें 8 सब्जेक्ट्स, जो डेंटल के 8 स्पेशलाइजेशंस होते हैं, अभी तो और भी आ चुके हैं, वो 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते एक साथ. और तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम, आई वॉज इन अ MUHS बेस्ड कॉलेज, तो हमें MUHS मतलब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का एग्जाम होता था. तो वी हैव टू गिव 8 एग्जाम्स theoretical then 8 clinical on those. तो ऐसे 16 एग्जाम तुम दे रहे हो एक ही साल के अंदर, एंड उसके एंड पीरियड में, वो भी साथ में, बीच में एक दिन का गैप है. तो ऐसा करके तुमने दिया, तो वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो आई डोंट थिंक मैंने कभी फेस किया लाइफ में, एंड कोई कर भी सकता है. एंड इवन इफ यू मिस आउट, लाइक इवन इफ यू फेल 1 एग्जाम आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स, इफ यू आर फेलिंग 1 ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो फिर तुम्हें KT लग जाता है एक तो, या फिर KT एज इन वो एक सब्जेक्ट की वजह से तुम्हारा डिग्री रुक गया है. तुम्हें डिग्री नहीं मिल रहा है तुम्हारा. फिर उसके बाद अगर तुम 2 या 3 से ऊपर सब्जेक्ट फेल हो जाते हो, तो तुम्हें 6 महीना बैक लग जाता है. तो तुम कंप्लीटली दूसरे बैच में थ्रो हो जाते हो. तो वो एंजाइटी से तो पढ़ना ही पड़ता था, 8 सब्जेक्ट्स कुछ भी हो जाए. काफी प्रेशर रहता है. तो बहुत गंदा प्रेशर. आई थिंक उसकी वजह से आधे तो मेरे बैचमेट्स इंक्लूडिंग मी कैफीन एडिक्ट्स तो हो चुके हैं परमानेंटली फॉर लाइफ. एंड देन we have also learned to function on very little sleep, which is very bad for our health honestly. I think मेडिकल का वैसे ही रहता है. मतलब आई थिंक डेंटिस्ट तो फिर भी शाम को 8 बजे के बाद जाके सो जाते हैं. वो तो आई थिंक मिथ ही है. अच्छा, ऐसा डेंटिस्ट को भी नाइट शिफ्ट्स होती है? नाइट शिफ्ट्स होती नहीं है. अभी जो ओरल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, अभी आफ्टर 5 years ऑफ बेसिक डेंटिस्ट्री विच इज बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, BDS, उसका MDS होता है. तो उसमें तुम मास्टर्स कर रहे हो कोई एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर. तो अभी तुमने समझो ओरल सर्जरी के अंदर कर लिया. ओरल सर्जन हैव टू वर्क हैंड इन हैंड विद अदर नॉर्मल सर्जन जो ट्रॉमा केसेस हैंडल कर रहे हैं. फिर ENTs का भी काम आता है, जो ईयर नोज थ्रोट वाले रहते हैं, उनके भी जो थोड़े थोड़े सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, वो ओरल सर्जन ऑल्सो हैव टू लुक इनटू इट. ऐसा तो यू कैन बी कॉल्ड एनी टाइम एट नाइट. तो ये तो मिथ है कि डेंटिस्ट गो टू स्लीप एट 8 एंड हैव अ नॉर्मल ह्यूमन लाइक रूटीन. So I follow this one dentist, not this one dentist. I mean, he's pretty famous. He's the father of modern dentistry, Swaraj Mayekar. So Dr. Swaraj, yes, in India. So I heard in one of his podcasts that he was telling about his own personal experiences. So he's a celebrity dentist. He's worked with Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra, all these big celebrities. He also did a podcast with Raj Shamani. Yes. He's done that. And which was very informative, I feel. Even being a dentist, even though I know very basic concepts, I think the modernized concepts he has literally brought into India and educated so many of us. So he was telling in one of his podcasts that he works even at midnight or 2 a.m. or 3 a.m. because that's what his patient is demanding. Now somebody like Shah Rukh Khan, initially he'll take treatments in normal routines, this and that, but then his routine is obviously going to be very messed up, and you have to coordinate with that. And being his dentist for a very long time, you have to commit to that, right? So he used to tell us, he told in the podcast that raat mein 1 baje ja raha hai clinic just to work specially with Shah Rukh Khan and give him what he requires. And he calls himself as the smile designer, which I feel is justified. I mean, have you seen Shah Rukh Khan's smile after all? And he's a chain. I don't think Shah Rukh Khan के दांत कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. I think it is because he is also known to be a chain smoker, right? Which has a very huge impact on your जो celebrities होते हैं, इनके दांत इतने अच्छे कैसे दिखाई देते हैं? There are a lot of procedures. There are laminations. There are veneers, which is like very trending. So veneers is like you cut off a very, very small portion of the tooth, like cut off as in chip off. And then you're just adding some artificial material on the tooth, basically. दांत ही नकली है सारे? हाँ, नकली नहीं है, अंदर है, रियल दांत है, अंदर जिंदा दांत है. बट तुम ऊपर से ऐसा शेप कर रहे हो इतने प्रिसीजन से कि उसके ऊपर एग्जैक्टली थिन फिल्म बैठ जाए ऐसे मटेरियल की. उसको विनियर्स कहते हैं हम.
वो पूरा ऐसे लग जाता है। यस 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 दैट, उसके अंदर काफी केमिस्ट्री होती है, बीच में अलग सीमेंट्स जाते हैं ये वो वगैरह, जो सिर्फ हमें पता हो गया, व्हिच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू यू, बट इन लेमैन्स टर्म तो वही है कि एक छोटा फिल्म तुम बिठा रहे हो, दांत को एग्जैक्टली प्रिसाइसली चिप करके कट करके जितना तुम्हें चाहिए, अच्छा, तो उससे प्रिसीजन भी आता है। नोबडी कैन इवन रिकॉग्नाइज दैट दीज आर नॉट योर रियल टूथ एग्जैक्टली। अभी मुझे खुद को एक छोटा स्मॉल टूथ है यहाँ पे, विच यू कैन सी, इट्स कॉल्ड एज अ पेग शेप्ड इंसाइजर, पेग शेप्ड लैटरल इंसाइजर कहते हैं। इट्स अ अनॉमली, इट्स अ डेवलपमेंटल अनॉमली। कुछ रीजन है नहीं, कुछ इटियोलॉजी है नहीं कि कुछ कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से हुआ है, बस है वो। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, अभी मेरा दांत छोटा है तो हम और इसको कट करके कैसे इस पे विनियर बिठाए, तो उसमें लैमिनेशन होता है और बिल्डअप करते हैं, अच्छा, और फिर उसको इक्वल कर देते हैं। वो कैप भी तो लगती है ना, मेरी भी लगी हुई है कैप तो मोस्टली रूट कैनाल के बाद लगाते हैं, जब बहुत ज्यादा टूथ स्ट्रक्चर, जो दांत बहुत ज्यादा निकल चुका है, कट कुट के डैमेज होके, डीके कहते हैं ना हम, कीड़ लगती है हिंदी में कहते हैं, वो सब लग के जब दांत एकदम खराब हो चुका है। आउट ऑफ द ब्लू ये क्वेश्चन है, वो कीड़ा वाकई में कीड़ा होता है कुछ, या वो क्या होता है वो कीड़ा एज इन, अभी व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ कीड़ा, वो बताओ पहले मुझे। हमको तो बचपन में ही लगता था कि वाकई में कोई कीड़ा लग गया है और वो दांत को ऐसे ऐसे खा रहा है टाइप्स। वो तो डराने के लिए कहते हैं, बट पता है, बिकॉज मैंने कहीं सुना भी है कि एक्चुअल में कुछ बैक्टीरिया टाइप कुछ होता है। हाँ, आई एम कमिंग टू दैट। तो बैक्टीरिया होता है, शुगर्स जो होते हैं ना डेवलप, शुगर्स जो अक्यूमुलेट होते हैं मुंह में बार बार, हम इतना शुगरी फूड खाते हैं, हम इतना एसिडिक फूड खाते हैं, बार बार पीएच बदल रहा है मुंह का, उसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, which are not always injurious honestly, but 99% of the times they are harmful to your oral cavity. So usually के 99% तो usually हो गया फिर। Usually okay, you can say that, चलो 99% of the times they're eating up your tooth structure which is your enamel. Okay. And उसके वजह से हम जब कीड़ा लगना कहते हैं तो प्रोग्रेसिव होता है, तो थोड़ा सा स्टार्ट होता है, एक डॉट से स्टार्ट होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, हमें दिखता भी नहीं है क्योंकि पेन तो हो ही नहीं रहा है और कहीं कोने में जाके हुआ है ना वो, और फिर वो इवेंचुअली प्रोग्रेस होता है। कभी कभी सीज भी हो जाता है कि कभी कभी अभी स्टार्ट हो गया है बट नो रीजन, बस अपने आप ही नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर होता है। हाँ, और अभी तो इतना ज्यादा डेंटिस्ट्री मॉडर्नाइज हो चुका है कि फ्लोराइड्स जो होता है, जो अभी हम कहते हैं ना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ऐसे फ्लोराइड्स भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टूथपेस्ट में। अच्छा। क्योंकि फ्लोराइड्स जो है वो इसका प्रोग्रेशन स्टॉप करते हैं। ओके। और बहुत % तक तो रिवर्स भी कर सकते हैं केरीज, नॉट कम्प्लीटली, अगर एक लेवल के आगे बढ़ चुका है कि अब डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, यू कांट। कुछ आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, उसमें कुछ नए नए ना ऑर्गेनिक टूथपेस्ट आ रहे हैं जो बोलते हैं वी कैन रिवर्स द टूथ मिनरल, जो वो रिवर्स हो जाएगा, कैविटी रिवर्स हो जाएगी। वो कितना होक्स है और कितना उसमें सच है वैसे? वो आई थिंक मोस्टली तो सच ही है, आई थिंक, मतलब आई एम श्योर मोस्टली सच है, बिकॉज अगर तुम केमिस्ट्री में घुसते हो, डेंटिस्ट्री के टूथ के, तो फिर हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनता है तुम्हारा एनामल, जो तुम्हारा दांत तुम्हें जो दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, उसको कहते हैं एनामल, which is fun fact the strongest part in your body. I think it's stronger than diamond or something like that. Yes, ऐसा कहते हैं। I think that's a hoax, but maybe हो भी सकता है। कहते हैं, मतलब मैंने कहते हैं, अभी जिसका अभी एनामल डैमेज हो चुका है, अभी पतला हो चुका है, इतना ज्यादा एसिडिक फूड खा के, इरोजन कहते हैं हम उसको। थोड़े लोगों को एसिडिक रिफ्लक्स होता है, अभी बहुत ज्यादा अभी एसिडिटी हो गया है, थोड़े लोगों को होता है ना जो ऐसे एसिडिक फ्लूइड निकलता है पेट में से बार बार मुंह में, उसकी वजह से पतला हो जाता है एनामल। तो ऐसा एनामल थोड़ी स्ट्रांग हो सकता है बिकॉज उसका केमिस्ट्री ही मैसअप हो चुका है ना, तो हम थोड़ी कह सकते हैं ये एनामल काटेगा कुछ, वो तो होक्स और प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए कहते हैं कि ये काट सकता है, डायमंड से अच्छा एनामल बना देगा ये टूथपेस्ट। दैट इज नॉट पॉसिबल ऑनेस्टली। एंड अभी तुम्हारी उंगली कट गई, तुम्हारी उंगली थोड़ी वापस एनामल आई डोंट थिंक रिकवर हो सकता है। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, कि तुम्हारी उंगली कट गई, तुम्हारी उंगली वापस आने वाली है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वो तो है, मतलब यू नेवर, बट देन वही तो है, एनामल कट गया, एनामल कैसे वापस ग्रो होगा? तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, वो तो नहीं। अभी मॉडर्न डेंटिस्ट्री में आई थिंक बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू फाइंड chemicals which are going to grow back the enamel, which I think is a very big hoax, but you never know। अभी AI भी आ चुका है, AI क्या क्या क्रेजी चीजें कर देता है लाइफ में। दांतों में तो कुछ नहीं कर रहा, दांतों में अभी तक नहीं है, ये टचवुड की अभी तक। पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में एटलीस्ट सर्जरी में, डेंटल सर्जरी में तो AI आ जाएगा, दैट रोबोट विल डू एवरीथिंग फॉर यू। वो काफी लेवल तक अभी आ रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट्स की AI जनरेटेड ये सब आएगा। और फिर बट आई थिंक डेंटिस्ट्री इज वन ऑफ द फील्ड जो इतने जल्दी तो AI नहीं ओवरटेक कर सकता है। क्यों?
इतना ज्यादा नीश और प्रिसीजन लगता है जो सब सर्जरीज में लगता है. People are doing surgeries with the help of robots. हार्ट सर्जरीज कर रहे हैं, तो आई थिंक हार्ट से ज्यादा तो इजी ही रहेगा दांतों का. बहुत सारे फैक्टर्स है एक्चुअली इसमें जो मैंने भी बहुत बैठ के सोचे हैं काफी बारी कि क्यों नहीं टेक ओवर कर सकता है AI. एक तो रूट कैनाल्स में ना बहुत सारे सरप्राइजेस निकलते हैं दांतों के अंदर जो डेंटिस्ट को ही दिखते हैं ऑनेस्टली. तो मुझे मानसी एक बात बताइए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ गुड ओरल हाइजीन रूटीन? अ गुड ओरल हाइजीन रूटीन अभी तो बचपन से तो हमें सिखाया है 2 बार ब्रश करना है. आई थिंक वो तो काफी हद तक क्या बराबर ही है सुबह उठ. बट उसमें भी एक ट्विस्ट है. अभी बचपन से हमें क्या सिखाते हैं, उठते से ही ब्रश करो, सोने के पहले ब्रश करो. अभी जो काफी ज्यादा फैक्ट्स व्हिच हैव बीन एनक्लोज्ड एंड एवरीथिंग डिस्क्लोज्ड सॉरी, उसमें पता चला है कि सुबह उठते ब्रश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी रात में ब्रश कर चुके हो एक बारी. तुम्हारा ओरल फ्लोरा एकदम एडजस्ट हो चुका है. तुम सो रहे हो अभी और नए बैक्टीरिया जो उधर स्टैग्नेंट हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो ना हेल्प भी करता है डाइजेशन में काफी हद तक. अच्छा. तो व्हाट यू कैन डू इज जब तुम सुबह उठते हो एकदम लूक वार्म वाटर लो, उससे थोड़ा सा फ्लश करो 10-15 सेकेंड्स 20 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट तक ओरल कैविटी तुम्हारा, उसके बाद वो निकल लो. अच्छा, पी जाओ पानी, पी जाओ. ऐसा वो कुल्ला करके बाहर नहीं फेंकना. फेंक सकते हो आप बट पी जाओगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो तुम्हें काफी बेनिफिशियल है. ओके. तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स तुम कर रहे हो. उसके बाद तुम ब्रेकफास्ट खा रहे हो, उसमें भी हेल्प हो रही है तुम्हें. फिर ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा फ्लोरा फिर से एसिडिक हो रहा है, तो इमीडिएटली ब्रश नहीं करना है. अच्छा. ब्रेकफास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद ब्रश करना है. अच्छा, कुछ लोग तो कुछ भी खाते हैं उसके एकदम बाद ब्रश कर लेते हैं. वो अच्छा नहीं होता. वो नहीं अच्छा होता ना क्योंकि तुम्हारा फ्लोरा जो है, ओरल फ्लोरा जो कहते हैं, पीएच तो समझते हो आप, तुम्हारा पीएच एसिडिक है. अभी तुम उसमें और इरोजन कॉज कर रहे हो और हार्श ब्रशिंग कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, तो तुम पीएच ही खराब कर रहे हो. उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगा ना मुंह में, तो तुम थोड़ा अल्कलाइन होने दो पीएच को, थोड़ा न्यूट्रल होने दो, उसके बाद ब्रश करो. एंड ब्रशिंग क्यों करते हैं हम मेनली, आप बताओ? मैं तो एकदम मुंह फ्रेश करने के लिए करता हूँ. मुंह फ्रेश करने के लिए करते हो, बट मेन जो आइडिया है ब्रशिंग के पीछे वो तो जो दांत में जो फूड पार्टिकल्स हाँ वो स्टिक हो रहा है तो वो निकल जाए और ऊपर के सरफेसेस पे से निकल जाए ना. तो उसके भी बाद फ्लॉसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आप इंडियन सोसाइटी में तो बहुत सारी हम नहीं कर रहे हैं. इंडियन हाउसहोल्ड में तो हमें किसी ने सिखाया नहीं बचपन से फ्लॉसिंग क्या होता है. कैसे है वो, मुझे वो पता तो है कि धागे से कुछ ऐसे ऐसे करते हैं. हम क्या करते हैं उसमें एक 10-15 इंचेस का हम थ्रेड ले लेते हैं. उसके बाद वो थ्रेड को दोनों साइड से, अभी आपने थ्रेडिंग आईब्रोज देखा होगा नॉर्मल जो करती है माएँ बहनें अपनी, तो उस जैसे थ्रेड को जो ना दोनों साइड से रोल कर देना है दोनों उंगलियों में और शार्प थोड़ा ग्रिप बना लेना है. उसके बाद यू हैव टू पुट इट इनसाइड, नॉट योर हैंड इनसाइड, वन ऑफ द पार्ट हैज टू बी इनसाइड ऑफ द माउथ, जो कि दांतों के एक साइड हो और दूसरे साइड हो. तो इंटरडेंटल 2 दांतों के बीच में जो रहता है वो गैप में जो फूड पार्टिकल्स अटके रहते हैं वो निकालने के लिए होता है. एंड पता है ये हमें पता नहीं है, मेजर गम प्रॉब्लम्स जो होते हैं, मेजर बैड ब्रेथ इश्यूज जो कैलकुलस और प्लाक से रिलेटेड होता है, वो सब इसी के वजह से होता है कि ये फूड पार्टिकल्स जाके इंटरडेंटली अटक गए जो हमें पता ही नहीं है. तो हम ब्रश कर रहे हैं बट फिर भी इश्यूज हो रहे हैं, फिर भी ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, फिर भी स्वोलन गम्स हो रहे हैं, फिर भी बैड ब्रेथ आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि प्लाग और कैलकुलस हो रहा है. क्यों हो रहा है प्लाग और कैलकुलस? क्योंकि ये खाना जाके अटक चुका है इंटरडेंटली 2 दांतों के बीच के गैप में जो बहुत छोटा है, बहुत माइन्यूट है. कैसे साफ करें? ब्रशिंग से नहीं होता है ये क्लीन. और ब्रशिंग से सिर्फ ऊपर के ऑक्लूजल सर्फेसेस, फिर आगे के पीछे के सर्फेसेस साफ होता है, बट देन ये इंटरडेंटली नहीं जा रहा है. और हमें किसी ने सिखाया नहीं कि फ्लॉसिंग ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट, ब्रशिंग और फ्लॉसिंग इज मोर इम्पोर्टेंट? आई वुड एनी डे से कि फ्लॉसिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब अगर कॉस्मेटिकली देखा जाए तो ब्रशिंग गुड, बट लेकिन अगर आपको एक्चुअल में ओरल हेल्थ की बात करनी है तो फ्लॉसिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. यस आई वुड से दैट. एंड पता है जैसे आपने कहा
अभी एस्थेटिकली देखा जाए तो ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यही तो बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है इंडिया में कि ब्रश करना तो बस इधर का पोर्शन करना है। व्हाट अबाउट द बैक पोर्शन, व्हाट अबाउट द मोलार्स, जो पीछे के दांत जो दिख नहीं रहा है आपको ओरल कैविटी में। सबसे ज्यादा कीड़ तो पीछे के दांतों में लगती है। क्यों? हिंदुस्तानी तो पूरा अंदर अंदर तक वो कर करके फिर इतना अग्रेसिव ब्रश करते हैं कि गम्स ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, उसके बाद इनामल इरोड हो जाना शुरू हो जाता है, पतले हो जाते हैं दांत जो हम कहते हैं। अग्रेसिव मतलब अग्रेसिव ब्रश क्या मतलब? अग्रेसिव मतलब आराम से करना चाहिए ब्रश। आराम से नहीं करना चाहिए। पता है, एक ना मैंने वन ऑफ माई टीचर्स यूज्ड टू से कि ब्रशिंग shouldn't literally mean brushing, it is massaging your tooth. अच्छा। बट बहुत ज्यादा मोशन वाइज अभी वो मोशन सिखाते हैं हमें डेंटिस्ट्री में, जो हम एजुकेट करते हैं लोगों को। फिंगर से पता आपको ना थोड़ा सा जो गम की लाइन रहती है ना, गम और दांत के बीच का जो जंक्शन रहता है, वहां से यू हैव टू स्टार्ट एंड नीचे नीचे वर्टिकली यू हैव टू डू। दांत कैसे बना? वर्टिकल प्लेस है दांत की, हॉरिजॉन्टल प्लेस है आपका दांत? बताओ। वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो अनयूजुअल लगता है ना हमको, तो हम क्यों अनयूजुअली ब्रश करें दांतों को ऐसे 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 करके? एग्जैक्टली, यू हैव टू वर्टिकली ब्रश देम एंड you have to give a massage like motion। पता है, दांतों को प्यार से मसाज लाइक सर्कुलर मोशन में, बट वर्टिकली। तो कैसे गम्स में जो भी पार्टिकल्स अटके हैं ये वो इजीली निकल जाएंगे। फिर जो भी और कैलकुलस वगैरह अवॉइड हो सकता है ये सबसे, क्योंकि तुम अच्छे से करो। और लिंगुअल साइड जो रहता है, अभी दांतों का आगे का पार्ट दिखता है, आपने कहा एस्थेटिकली ब्रश करते, अंदर से कोई ब्रश ही नहीं करता है, तो वहां पे अंदर जाके बार बार कैलकुलस बैठ जा रहा है, फिर बहुत सारे पार्टिकल्स बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े येलो डिस्कलर्ड फिल्म्स जो दिखते हैं हमको लेमैन टर्म में, वो फॉर्म हो रहा है, बट अंदर हो रहा है तो हमें पता ही नहीं। और सब देख रहे हैं बाहर से इतने वाइट टीथ है, बाहर से इतने साफ टीथ है, 2 बार ब्रश कर रहा हूँ मैं, डेंटिस्ट ने बताया वैसे ब्रश कर रहा हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? अंदर तो तुम कर ही नहीं रहे हो लिंगुअली। हाँ, बस ऐसे करके। एग्जैक्टली। और लोग ना बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं आई थिंक। एक तो हम ब्रश करके 10-15 मिनट करेंगे तो ये अग्रेसिव ब्रशिंग हो जाएगा। कौन ब्रश करता है वैसे? ब्रशिंग का वैसे क्या ऑप्टिमाइज टाइम क्या है? हाँ, आइडियली 3 मिनट, आई वुड से 2 to 3 minutes इज मोर देन इनफ। 30 seconds इज तो वेरी लेस आई फील। कुछ 30 सेकंड में तुम ब्रश करो, कुछ क्या ही हो रहा है तुम्हारा उससे। और जेंटली फॉर 2-3 मिनट्स अगर आप मसाज करो ब्रश से, और ब्रश मसाज का मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है, एग्जैक्टली आराम से करना है। यू हैव टू। और ब्रिसल्स भी आजकल बहुत अलग अलग टाइप के आ गए हैं। हार्ड ब्रिसल, वैसे कौन सा ब्रिसल अच्छा होता है? सॉफ्ट ब्रिसल इज ऑब्वियसली बेस्ट। अभी मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हार्ड मोशन नहीं करना है, मजा नहीं आता सॉफ्ट ब्रिसल करने का, मुझे फील नहीं आता कि दांत साफ हो गए। पहले के जो ब्रशेस आते थे, आई थिंक जो वुडन ब्रशेस रहता है ना, वो काफी अच्छे होते हैं ऑनेस्टली, बट ब्रिसल्स पे ही डिपेंड करता है ना मोस्टली सब कुछ। तो जो हार्ड ब्रिसल्स वाले रहता है ना, वो गम्स को भी कभी कभी डैमेज कर देता है, एनामल को भी डैमेज कर सकता है। एनामल को डैमेज, वही तो मैंने कहा अग्रेसिव ब्रशिंग से होता है एनामल डैमेज। फिर तुम पीएच मेंटेन नहीं कर रहे हो तुम्हारे मुंह का, तुम इमीडिएटली खाने के बाद ब्रश कर रहे हो, तो फिर से वही इशू हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग देखे मैंने जिनको ना ऐसा सफाई का वो होता है, खाना खाते ही वो कुल्ला करने जाएंगे या टूथपेस्ट करें, टूथब्रश करेंगे। ये तो अगेन गलती है ना। वही तो मिथ है ना कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद ब्रश करो। क्यों करो? थोड़ा वाटर, टेक इन सम वाटर, लेट द पीएच गेट बैलेंस्ड एंड उसके बाद ब्रश करो। क्या अच्छा पीएच होता है माउथ का? पीएच तो वैसे तो न्यूट्रली होना चाहिए। एसिडिक इज ऑब्वियसली बैड बिकॉज उसमें शुगर एंड दांत रिएक्ट करने लग जाता है, एसिड्स रिएक्ट करते हैं, बैक्टीरिया फॉर्म होता है, कीड़ लग जाती है, कीड़ प्रोग्रेस होती है, उसके बाद आप आते हो हमारे पास रूट कनाल कराने, और फिर आप हमसे बहुत सारे पैसे ले लेते हो। आप समझ नहीं रहे हो। पता है, ये तो बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है आई वुड से कि डेंटिस्ट बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब ये मानना ही है लोगों का ना। मेरा एक क्राउन और वो क्या होता है जिसमें जो आपने बताया था, फाइल्स, हाँ, रूट कैनालिंग, इट कॉस्ट मी अराउंड 32,000 रुपीज। बाप रे। बट आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड ऑनेस्टली, बिकॉज आप पेशेंट्स को थोड़ी हम ब्रेकडाउन बता सकते हैं कि कितना ज्यादा प्राइसी इक्विपमेंट आता है, और जितना अच्छा इक्विपमेंट उतना ज्यादा प्राइसी। अभी ना एक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, डेंटल लूप्स बोल के आता है। आपने सुना है कभी डेंटल लूप्स क्या होता है? नहीं। ये जो हमारे नॉर्मल चश्मे रहते हैं ना, उनके ऊपर 2 मैग्नीफाइंग ग्लासेस रहते हैं, और फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस से हमें सीधा मुंह के अंदर, विदाउट इवन बेंडिंग योर नेक टू मच, आपने तो यस एग्जैक्टली लाइक दैट, विदाउट इवन बेंडिंग, तो डेंटिस्ट को भी कम हार्म पहुंच रहा है, और डेंटिस्ट को और प्रिसीजन से मुंह के अंदर दिख रहा है एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि क्या चल रहा है। यस, तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो बेसिक आते हैं अभी, जो ऐसे एकदम आलतू फालतू आते हैं,
6-7 हज़ार के, पता नहीं 2-3 हज़ार के भी आते हैं जो बहुत अच्छे आते हैं, 5-6 लाख रुपए के आते हैं। यूएस में तो जो अच्छे अच्छे डेंटिस्ट आते हैं दे यूज ओनली इतने ज्यादा प्राइसी लूप्स, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग प्राइसी लूप्स देयर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू योर आई साइट। और अगर सस्ते ऐसी कोई भी लूप्स ट्रायल के लिए यूज करो, तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। हाँ, इतना नहीं हो सकता है ये तो भाई, इसमें लेफ्ट का निकलवाने गए डॉक्टर ने राइट, ये तो बहुत ही एब्सेंट माइंडेड डॉक्टर होगा आई थिंक जो करता होगा ऐसे। मतलब नॉट टू डिफेम इंडियन डेंटिस्ट्री, आई थिंक नॉट टू डिफेम डेंटिस्ट्री इन जनरल, बट बहुत सारे पेशेंट्स ये भी कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई हैव इंटर्न्ड फॉर अ ईयर, so I have practiced a lot of patients. I've practiced on a lot of patients. I have learned and seen a lot of cases also. तो उसमें I would say कि बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं ये दांत दुख रहा है, ये दांत निकाल लिया डॉक्टर, ऐसे बाकी के उनकी हिस्ट्री में बताते कि ये डॉक्टर ने ऐसे किया है, ये किया है। तो पता है रीजन क्या होता है एक्चुअली? पहले तो जब हम ओरल इवैल्यूएशन तुम आते हो बेसिक ओपीडी में, तो ओरल इवैल्यूएशन में सब कुछ देखते हैं, पूरा ओरल कैविटी देखते हैं। पहले चीफ कंप्लेन देखते हैं, आपने बताया ये दांत में दर्द हो रहा है, तो पहले उसमें देखेंगे क्या क्या इश्यूज है, उसके एक्सरे निकालेंगे। बहुत दर्द हो रहा है तो उसको पहले प्रायोरिटी पे ट्रीट करेंगे। और अगर बस आप जनरल ट्रीटमेंट में आ रहे हो, फिर आपको बताएंगे कि कौन से दांत को प्राइमरीली चाहिए कि ये ट्रीटमेंट सबसे पहले करिए, उसके बाद बाकी सब ट्रीटमेंट सेकेंडरी है। तो अभी बहुत ही डीके टूथ है जिसकी वजह से आपको नाइट पेन हो रहा है, सोने पे दर्द हो रहा है, फिर एकदम वो झंझनाहट, वो क्या क्या शब्द, सेंसिटिविटी होता है, ये वो होता है, तो फिर वो सब प्राइमरीली ट्रीट करेंगे ना। पर ऐसे गलती हो सकती है ना कि ऐसे गलती नहीं हो सकती है, ऑनेस्टली होनी भी नहीं चाहिए, ऐसे डेंटिस्ट बाहर होने भी नहीं चाहिए जो है। बहुत सुने हैं लोग सीजर्स तक अंदर भूल जाते हैं, वो तो बहुत सिवियर केसेस है यार। आई थिंक लेट्स नॉट कमेंट ऑन इट। हाँ, लेट्स नॉट डिफेम एनीबॉडी। एंड आई फील कि बहुत सारी गलतियां ना जो लर्निंग हॉस्पिटल्स होते हैं। एक और कंट्रोवर्शियल सवाल है कि डॉक्टर्स का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड टूथपेस्ट है कौन सा? बिकॉज एवरी टूथपेस्ट क्लेम्स कि हमें डॉक्टर के सुझाए हुए, डेंटिस्ट के सुझाए हुए नंबर 1 ब्रांड कौन सा है? ऑनेस्टली आई थिंक सभी अच्छे यार, जिनमें फ्लोराइड्स है वो काफी अच्छा है हमारे लिए। तो आई कैंट लाइक गिव यू ब्रांड नेम्स, बट तुम अगर कंटेंट देखते हो जिसमें फ्लोराइड्स है वो काफी अच्छे तुम्हारे लिए। तो इफ इवन टॉक अबाउट माउथ वॉशेस, ओके, अच्छा, तो माउथ वॉशेस जो अल्कोहल फ्री है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस भी होते हैं? यस होते हैं। और ये लिस्ट्रीन वगैरह है वो तो फुल ऑन माउथ। हाँ, लिस्ट्रीन तुम पीते हो ऐसा लगता है कि स्पिरिट लैम्प जला दिया मुंह के अंदर। स्पिरिट लैम्प आपको पता नहीं होगा क्या होगा, डेंटिस्ट्री में भी यूज दिस स्पिरिट, और छोटा सा लैम्प होता है, उसका विक होता है और ऊपर स्पिरिट डालते हैं, उसको जलाते हैं, और जो स्मेल पसरता है पूरे क्लास में, क्लिनिक में अल्कोहल का, वो मुझे लिस्ट्रीन वैसे लगता है। बताए मुंह में ले लिया लिस्ट्रीन, तो उसको बोलते हैं कि आपको 30-40 सेकंड तक उसको गार्गल करना है, बट वो इतना ज्यादा मुंह में जलता है कि आप उसको उतनी देर तक कर ही नहीं सकते। तभी आई टोल्ड यू कि जो अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। और अगर तुम लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो एक्चुअली, नेम अ फ्यू ब्रांड जो अल्कोहल फ्री अगर होते हैं तो। I don't really know. अच्छा, अल्कोहल फ्री तो अभी तक सॉल्ट कंपनी का आई थिंक है, बट कम्प्लीटली अल्कोहल फ्री तो अभी तक कोई नहीं बना पाए इंडिया में एटलीस्ट। अच्छा, थोड़ा तो सेंसिटिविटी आता ही है यार। देयर इज दिस वन मेडिकल माउथ वॉश जो आता है, मेडिकल माउथ, हाँ, so there is this one mouthwash called as Dente 91 or 91, I am not sure how it's pronounced. So that is alcohol free, and अभी Listerine ने finally stand ले लिया है अपने कंपनी और रेपुटेशन के लिए, and they are making this new mouthwash which is alcohol free. So normal Listerine तो ब्लू कलर का हमें रहता है ना यार, आइडियोलॉजी। अभी पिंक कलर का आने लग गया जो अल्कोहल फ्री है। अच्छा, तो दैट इज वेरी गुड, आई वुड सजेस्ट। एंड सो अल्कोहल से क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूज से माउथ बर्न होने लगता है, स्किन जो सेंसिटिव है अंदर मुंह की, तुम बार बार उसको एक्सपोज कर रहे हो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ अल्कोहल को, तो इसीलिए वी सजेस्ट कि अल्कोहल फ्री माउथ वॉश। माउथ कैंसर एज वेल, यूजिंग टू मच ऑफ अल्कोहल, इट कैन नॉट लीड टू कैंसर ऑनेस्टली। अच्छा, नो इट कैन नॉट लीड टू कैंसर। ओके, मतलब इतना भी फ्रेजाइल नहीं है तुम्हारा। नहीं, अगर मुंह में ऑलरेडी आपके ब्लिस्टर्स या वो जनरली बिकॉज जो लोग वो पान मसाला वगैरह खाते हैं, अगर ऑलरेडी कट्स एंड ऑल दैट है और उसके ऊपर आप बार बार रोज अपना मुंह साफ करने के लिए आप अल्कोहल बेस्ड अगर ये माउथ वॉशेस यूज कर रहे हो, तो इज इट पॉसिबल? नो, आई डोंट थिंक सो। कैंसर तो इज लाइक बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है ना कैंसर में, तो बहुत सारे सिम्टम्स और बहुत सारे
प्रीसीडिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है. आई डोंट थिंक अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस इज वन ऑफ द रीजंस जिससे हो सकता है कैंसर. नहीं. अच्छा, एक चीज और बताना मानसी आप मेरे को, ये जितने भी आजकल ऑर्गेनिक और नेचुरल टूथपेस्ट आने लगे हैं, चाहे वो पतंजलि का हो या डाबर लाल दंत मंजन हो, ये कितने अच्छे हैं या इनका भी उतना ही नुकसान या फायदा है जितना हम लोग कोलगेट या जो पुराने हमारे टूथपेस्ट वगैरह है उनका, इनमें और इनमें क्या फर्क है? I have honestly seen a lot of debates happening on the internet कि केमिकल वाले जो हमारे ओल्ड स्कूल कोलगेट सेंसोडाइन है वो बेटर है या डाबर वगैरह है. बट आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ अकम्प्लिश्ड डेंटिस्ट सजेस्टिंग कि डाबर इज अ वेरी गुड टूथपेस्ट. अच्छा. बिकॉज बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक कंटेंट है उसके अंदर, जो पुराने जमाने से हमारे what do you say, दादा नाना यूज करते. उनका तरीका अलग था ना यूज करने का. वो तो दंत मंजन वगैरह करके जो घिसते थे दांत को, दैट यूज्ड टू बी वेरी अग्रेसिव ऑन योर टूथ. उसकी वजह से जल्दी से सेंसिटिविटी हो जाता था. अच्छा. जल्दी से एनामल इरोड हो रहा है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स तुम्हारे एक्सपोज हो रहे हैं जल्दी से बिकॉज एनामल इरोड हो चुका है. डेंटिनल ट्यूब्यूल्स इज समथिंग व्हिच इज आफ्टर एनामल. एनामल के अंदर के लेयर को डेंटिनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी आती है. तो हम जब कहते हैं सेंसिटिविटी आ रही है तो दैट इज बिकॉज योर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स आर एक्सपोज्ड. और कभी कभी इतना लेवल पे सेंसिटिविटी बढ़ जाता है कि अगर तुम्हारे मुंह में जोर से हवा भी आ जाए तो भी तुम्हें ऐसा घबराहट सा होता है, तो भी तुम्हें पेन होने लग जाता है. लोगों को लगता है सिर्फ ठंडा खाने से सेंसिटिविटी थी, लोगों को गर्म खाने से भी होती है. एग्जैक्टली. तो ये वही तो है ये कि तुम्हारे इनामल ऊपर का उड़ गया है. अब उसके भी रीजंस बहुत है, जैसे मैंने बताया कि एसिड रिफ्लक्स से होता है तुम्हें, फिर तुम अग्रेसिव ब्रशिंग कर रहे हो उससे होता है. तो ये तो 2-3 मेन फैक्टर्स है ही जिससे होता है. You have to take care of your enamel because वो रीग्रो तो होने नहीं वाला है. Okay. तो why would you want to take that forward? हमारा क्वेश्चन ये था कि जो नेचुरल टूथपेस्ट ज्यादा बेटर है या ये जो हमारे जो क्लिनिकल जो टूथपेस्ट होते हैं कोलगेट या जो केमिकल बेस्ड है मोस्टली वो ज्यादा बेटर है? आजकल तो सब ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है, बीट एनीथिंग इन लाइफ. अच्छा. कुछ भी हो. मैंने कहीं पे सुना था ये जो पतंजलि का जो टूथपेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं होता, उसके अंदर बहुत ग्रैनुअल्स और बहुत रफ वो होता है, तो इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर टूथ, जो कि बिकॉज़ वो वैसा ही इफेक्ट देता है जैसा हम लोग पहले कोयले से या उससे कर लेते थे. वो ना टीथ वाइटनिंग वगैरह का जो स्कैम बताता है ना, जो ये जो ग्रैनुलेटेड, हाँ नहीं, इट्स नॉट कम्प्लीटली अ स्कैम ऑनेस्टली. बट तुम जो बहुत ज्यादा अभी तुम बॉडी स्क्रब भी यूज करते हो, जो अभी आते हैं बहुत ज्यादा ग्रैन्यूल्स वाले ये वो वगैरह, जो माइन्यूट ग्रैन्यूल्स रहते हैं वो जो कोकोनट ऑयल के अंदर वगैरह बेस्ड रहता है, दे आर सॉफ्ट ऑन योर स्किन, राइट. तो दांतों का भी वैसा है. तुम बड़े बड़े पोर्स वाले बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स वाले अगर यूज कर रहे हो तुम, जो बहुत ज्यादा तुम्हारे दांतों को अफेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा इनामल सेंसिटिव होगा, तुम्हारा इनामल इरोड होगा इवेंचुअली. फिर ये सब तो बराबर नहीं है ना. तभी तो आई वुड से डाबर इज मच बेटर जो पेस्ट फॉर्म में होता है बिकॉज़ वो थोड़ा क्रीमी है, इट्स सॉफ्ट ऑन योर टूथ. व्हाई वुड यू वांट टू हार्म योर एनामल सो मच एंड सो अग्रेसिव? तो हमेशा वैसे वाला पेस्ट वाला जो जिसका ग्रैनुल्स बिल्कुल फाइन हो वैसा वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए. यस दैट इज ट्रू. तो मुझे एक बात बताओ, जैसे पहले हमारे जो दादा दादी नाना नानी, जो मेरे जो दादा दादी थे, वो लोग 70-80 साल तक खुद अपने दांतों से खाते थे. और बहुत अच्छे से खाते थे. एंड दे यूज्ड टू वो नीम का दातुन कर रहे हैं और नमक से साफ कर रहे हैं. एंड इवन नाउ अब ये लोग को भी अकल आ गया. पहले बोलते थे क्या नमक से साफ कर रहे हो दांत, एक बहुत पुराना है. आई डोंट थिंक यू विल रिमेम्बर इट बिकॉज आप तो बहुत छोटे हो गए तब. हमारे मेरे बचपन में आता था कि अभी क्या ये तो नमक से दांत साफ कर रहे हैं. अब नाउ दे आर कमिंग टू लाइक इस टूथपेस्ट में नमक है. तो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स ओनली. टूथपेस्ट में भी नमक आ रहा है, कोयला भी आ गया, चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल करके डाल दिया. तो फिर ये गलत सही कैसे डिसाइड करें कि क्या सही था क्या गलत था? अभी दे आर ऑल्सो गोइंग बैक टू दैट ओनली. आई थिंक वो जो नीम और वो दंत मंजन घिसने वाला जमाना था उससे टूथ काफी हार्म होते थे. मैं तो देखती हूँ स्ट्रांग हो गया आपके टूथ. अभी आपका अगर डाइट अच्छा है, कैल्शियम मिल रहा है बॉडी को, ये मिल रहा है, तुम्हारे दांतों में अच्छे इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, पहले से तुम्हारा स्ट्रेंथ अच्छा है दांतों का, वो सब भी फैक्टर्स होता है. बट देन तुम ऊपर से क्या कर रहे हो? और फिर आई डोंट थिंक डाइट कोक और सोडा वगैरह जैसी चीजें पहले हुआ करती थी. शुगर इनटेक भी कम हुआ करता था. चाय थोड़ी हर 2-2 मिनट पे पीते थे. अभी तो हर मील के बाद मेरे पापा बैठ जाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं. ऑलरेडी तुम्हारा पीएच मुंह का इतना एसिडिक है और तुम उसके ऊपर चाय भी पी रहे हो. और कितना डैमेज कर रहे हो. हाउ बैड इज टी एंड कॉफी फॉर योर टूथ? So there is a very fun fact about this, okay? Coffee and tea are very bad for teeth, I would say. But ना अगर तुम कॉफी ना एक स्पेसिफिक टाइम में पी जाओ,
अच्छा, ये हमारे कल्चर जो अमेरिकन कल्चर है कि कॉफी हमारा कल्चर कब से अमेरिकन कल्चर हो गया? हमारे जनरेशन का कल्चर जो है जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिकन कल्चर से. मी ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, कॉफी हम ले लेते हैं टेक अवे में, आधा एक घंटा वी आर सिपिंग ऑन इट. तो कितना ज्यादा तुम एसिडिक बना के रख रहे हो एनवायरनमेंट तुम्हारे मुंह का, उससे स्टेन्स भी हो रहा है तुम्हारे दांतों पे कॉन्स्टेंटली, और उससे तुम्हारा एसिडिटी से फिर से एनामल एरोड भी हो रहा है. तो ये तो खराब है ना दांतों के लिए. एंड इफ यू वांट टू रिड्यूस दिस, तो ना शालिनी पासी पता है क्या आपको? जो दिल्ली की फेमस साउथ दिल्ली सोशलाइट है, वो क्या करती है, वो कॉफी पीती है बट शी हैज इट विद अ स्ट्रॉ एंड शी डज नॉट लेट इट टच हर फ्रंट टीथ एट ऑल. ओके. एंड शी इज सो स्पेसिफिक अबाउट इट. और उसके बाद वो पानी से गार्गल कर लेगी इमीडिएटली. ओके. ताकि ना पीएच खराब हो, ना दांतों पे स्टेन्स आए. बट कॉफी तो पीनी है हमने, तो ये थोड़े थोड़े चीजें तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. अभी हमारे पास तो पूरा टाइम होता नहीं है कि हम गार्गल करें या स्ट्रॉ से पिए, या गर्म कॉफी कैसे स्ट्रॉ से पियोगे. तो तुम स्पेसिफिक टाइम के अंदर पी लो वो कॉफी, लाइक ऐसा 15-20 मिनट के अंदर पी के खत्म करो उसको. और फिर उसके बाद थोड़ा सा माउथ तुम्हारा अल्कलाइन करने के लिए थोड़ा सा पानी से गार्गल कर लो, हो जाता है फिर हो जाता है. तो मतलब वैसे ये पर हार्मफुल तो है, ज्यादा नहीं पीना चाहिए. ज्यादा तो नहीं पीना चाहिए. अभी कॉफी का ये भी तो इफेक्ट है कि बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाता है पेट में, उसके वजह से फिर रिफ्लक्स भी हो सकता है. अगेन वी आर बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन. ये तो है. और ज्यादा कम तो हेल्थ बेनिफिट भी ओवरऑल कॉफी के बैलेंस्ड नहीं है ना, एक्सट्रीम ही है. तुम्हें अवेकनेस भी आ रहा है बट तुम्हारी बॉडी में एसिडिटी भी बढ़ रहा है. आई डोंट थिंक कि कॉफी का कुछ एज सच हेल्थ बेनिफिट है. जितने भी हैं मैंने आज तक सुने हैं, कॉफी के नेगेटिव्स ही हैं ज्यादा. इट्स लाइक अ ड्रग ओनली. Me being a coffeeholic, I would say otherwise. I mean, other than you know keeping you awake. हाँ. उसके अलावा मुझे कोई पॉजिटिव I think it's good for metabolism also, right? Caffeine, coffee is good for metabolism. आजकल तो बड़े ट्रेंड चल रहे हैं सेलिब्रिटीज में. बुलेट कॉफी आपने सुना होगा, घी का चम्मच लेके ब्लैक कॉफी में डाल के मिला रहा है, फिर बटर डाल रहा है ब्लैक कॉफी में, वो पी जा रहा है. उससे ना तुम्हें एक्टिव ज्यादा फील होता है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है बॉडी में, और अवेकफुलनेस तो अल्टीमेटली आ ही रहा है. तो इजंट दैट अ बेनिफिट. बट फिर प्रोलॉन्ग्ड तुम कॉफी पी रहे हो बहुत सालों तक, रोज सुबह उठ के कॉफी पी रहे हो, और तुम एकदम इलॉजिकली कॉफी पी रहे हो. फर्स्ट थिंग, बेड टी भी नहीं पीना चाहिए ना, क्योंकि बेड टी तो ऑलरेडी और माउथ इज सो ड्राई एंड एवरीथिंग. उसके ऊपर अब और ऐसे डाल लोगे तो वो भी है, वो भी नहीं पीना चाहिए. ये तो बराबर फैक्ट है. आई वुड एग्री टू दैट. तो तुम सुबह सुबह कॉफी पी रहे हो, so that is not good for your body, right? That's not doing good to your teeth, it's not doing good to your body overall. क्यों करना है? अभी फिर बेसिक चीज है ना, मैंने देखी हुई है, लोग ना बनाना मिक्स कर देते हैं ब्लैक कॉफी के अंदर. बनाना ब्लैक कॉफी में ये कौन कर रहा है? As crazy as it sound, even I have had it a lot of times. इससे एनर्जी बूस्ट होता है काफी अच्छा, और इससे मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन रहता है. you're awake also because कॉफी तो जा रही है तुम्हारे सिस्टम में. टेस्ट तो नॉर्मली इट्स अ डेवलप्ड टेस्ट. आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. तो मैं तो अमेरिकानोज ही पीती हूँ, व्हिच इज ब्लैक कॉफी अप फ्रंट एकदम. तो फिर इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट. ये डॉक्टर लोग इतना लोगों को ज्ञान देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, एंड यू आर आल्सो सेइंग कि भाई आई एम अ कॉफी एडिक्ट, है ना, और अभी आप ज्ञान दे रहे हो कि भाई कॉफी ज्यादा मत. मैं तो एक बार भी नहीं कह रही कि कॉफी बंद कर दो, बट तुम तरीके से तुम माइंडफुली थोड़े चीजें इनकॉर्पोरेट करो ना. तुम 4-4 घंटा एक ही कॉफी पी रहे हो, तुम कितना स्टेन कर रहे हो तुम्हारे दांतों को, तुम्हें पता नहीं चल रहा है. एंड वो इंट्रिंसिकली भी हो जाता है ना फिर इवेंचुअली. इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का कॉन्सेप्ट है कि बाहर से जो स्टेन होता है, जो हम टीथ वाइटनिंग वगैरह यूज करते हैं, जो आजकल गिमिक्स आते रहते हैं, या जो बहुत थोड़े जेन्युइन भी होता है, तो उससे सुपरफिशियल टीथ वाइटनिंग तो हो रहा है. बट डीपर लेवल फिर भी बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो चारकोल का ये यूज कर लिया, फिर टीथ वाइटनिंग का ये नया प्रोडक्ट आज सब ट्राई कर लिया, फिर भी क्यों है येलो टीथ. तो ये इंट्रिंसिकली खराब होता है. टीथ का जो नेचुरल कलर होता है वो होता क्या है? ये जो हम लोगों का एक ना बड़ा फिक्सेशन है सफेद दांतों के साथ, है ना. उनको बोला पर्ली व्हाइट जाता है, पर्ली येलो कोई नहीं बोलता, है ना, जबकि येलो कलर के पर्ल्स भी आते हैं. तो ये वाकई में दांत हमारे सफेद ही होते हैं? नहीं, आई थिंक मोस्टली इन इंडिया तो बेज कलर आप कह सकते हो. बेज एज इन बेज तो अभी बहुत ही फैंसी टर्म हो गया. ऑफ वाइटिश जो हमारे, येलो तो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा. ऑफ वाइटिश जो होता है वो तो नॉर्मल इंडियन कलर तो है ही जितना मैंने देखा है. और फिर बहुत ही अंडर मेंटेन्ड तो पता है उस पर ग्रीन ब्लैक लीजन्स भी आने लग जाते हैं बहुत लोगों के. फिर वो येलोइश तो होते ही है, वो तो डिस्कलरेशन है ही.
But I think off-whitish is like the genuine color of teeth which we have most of the times. Okay. And पता है बहुत white होना भी खराब चीज है. क्यों? अभी मैंने आपको कहा कि फ्लोराइड अच्छा होता है दांतों के लिए, बट फ्लोराइड एक लेवल तक ही अच्छा होता है. अच्छा. अभी ना गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट करता है पानी, नॉर्मल वाटर बॉडीज जो पीते हैं लोग, गाँव के लोग या जो छोटे छोटे कम्युनिटीज रहते हैं उनके लोग जो पानी पीते हैं, तो उसमें ना गवर्नमेंट फ्लोराइड ऐड कर देता है. उससे दांत स्ट्रांग बनते हैं. फिर केरीज जो अपना कीड़ लगना कहते हैं वो प्रिवेंट होता है इससे. बट फिर भी थोड़े लोग ना अलग से सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं फ्लोराइड के सॉरी. तो फिर उसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है. जो व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं दांत पे. ओके. तो तुम्हें तो लग रहा है तुम्हारा दांत कितना व्हाइट है, वाओ ये तो अच्छा और व्हाइट हो रहा है, ये ब्लीच हो गया क्या पार्ट, ये तो क्रेजी लग रहा है. बट वो तो एक्चुअली फ्लोरोसिस है जो नहीं होना चाहिए. और उससे वीक भी होता है टूथ स्ट्रक्चर, क्योंकि एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड. मनी आई वुड से नो, आई मीन ये तो पर्सनल हो गया, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड राइट. तो फिर फ्लोराइड भी एक्सेस हो गया, आपको फ्लोरोसिस हो रहा है, व्हाइट नहीं हो रहा है, व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं दांत पे, ये तो खराबी चीज है ना. तो ऑफ व्हाइट कलर तो नॉर्मल, आई थिंक आई वुड से कि नॉर्मल कलर. ऐसा कुछ फिक्सेशन नहीं होना चाहिए, एकदम सफेद दिखना चाहिए. एकदम सफेद. वैसे जो आजकल वो चल रहा है वो गम सा कुछ बना हुआ आता है, उसमें एक पेस्ट डालो, लगा लो तो आपका दांत सफेद. हाँ, वो जो रात में टीथ व्हाइटनिंग हो जाता है, वो ब्लू सा लाइट भी आने लग गया. हाँ, वो जो ब्लू लाइट होता है ना, वो जो यूवी रेडिएशन रहता है, वो हम एक्चुअली एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं बहुत ज्यादा. ओके. एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम एक्चुअली कॉम्पोजिट बिल्डअप्स. जो कॉम्पोजिट केमिकल रहता है ना, तो उससे तुम बिल्डअप कर रहे हो दांत पे, तो केमिकली रिएक्ट करके बाइंड हो जाता है. अच्छा. दांत को कभी टूट नहीं सकता है फिर. और वो कलर भी मैच हो जाता है तुम्हारे दांतों के साथ. तो फिर तुम यू कैन नॉट इवन डिफरेंशिएट. ये जेल्स वगैरह आ रहे हैं, व्हाइटनिंग जेल्स आ रहे हैं, वो काम करते हैं एक हद तक. करते भी मतलब जैसे मेरा अगर दांतों का कलर नेचुरली थोड़ा येलोइश है, तो क्या वो सफेद हो जाएंगे? नहीं, तुम्हारा नेचुरल कलर तुम कैसे कर सकते हो? फिर तो ब्लीचिंग करना पड़ेगा तुम्हें दांतों का. वो तो एक्सट्रीम ही केसेस पे करते हैं और करते हैं लोग. अच्छा. फिर इंटरनल ब्लीचिंग होता है. अभी जैसे मैंने कहा कॉफी के वजह से, चाय के वजह से जो स्टेन्स आते हैं या डिस्कलरेशन हो जाता है परमानेंटली येलोइश, वो तुम ऊपर से जो एक्सट्रिंसिक, बाहर से नहीं कर सकते हो तुम, इंट्रिंसिक होता है. तो उसके अंदर एक केमिकल होता है जो डेंटिस्ट्री में हम डालते हैं अंदर, और फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाइटनिंग कॉज करता है अंदर से. दिस इज इंट्रिंसिक ब्लीचिंग. तो उसका कराना चाहिए. ये भी बड़ा मिथ है कि उससे वीक हो जाते हैं दांत, बट ये नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ केमिकल अगर यूज कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं आपके दांत के अंदर, तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे ना. बिल्कुल. एंड इट आई कांट से कि स्ट्रेंथ दे रहे हैं दांतों को वो, बट दे आर नॉट इवन डैमेजिंग. हाँ, सफेद तो कर रहे हैं. तुम्हारा डिस्कलरेशन जो अंदर से हुआ है इंटरनली, वो निकाल रहे हैं. काफी ज्यादा टाइम ना ट्रॉमा जो होता है, अभी हमें, तुम गिर गए बचपन में दांत पे और तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है, बट पता नहीं येलो हो गया डिस्कलरेशन, येलो ब्राउन हो गया. बहुत बच्चों के दांत अभी भी बचपन से ब्राउन और ऐसे ही हुए पड़े हैं अभी तक, एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग अबाउट इट. मतलब बस है डिस्कलरेशन है, शायद मैं चाय ज्यादा पी ली क्या, नहीं तो ये क्या कर लिया. तो वो ना अंदर से डीके हो जाते हैं दांत. ट्रॉमेटिक इंजरीज जब होती है दांतों में, तो अंदर से दांत अपने आप ना कैल्सिफाई हो जाता है. मतलब जो उसके अराउंड का टिश्यू रहता है वो अपने आप सॉलिडिफाई हो जाता है. अच्छा. उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है अंदर से, तो वो सॉलिड हो जाता है. और उसकी वजह से डिस्कलरेशन आता है, डीके हो जाता है फिर टूथ. डीके मतलब नॉट कीड़ वाला डीके. इंटरनली द टूथ हैज डाइड, बट इट हैजंट बीन पेनफुल बिकॉज इट वाज ट्रॉमेटिक, इट वाज शॉकिंग टू योर टूथ. तो उसकी वजह से कलर ऐसे हो गया उसका. तो फिर उसके लिए फिर हम करते हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट एक तो, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज डाइड. व्हाई डू यू वांट टू कीप इट लाइक दैट डिस्कलर्ड. काफी बारी रूट कनाल ट्रीटमेंट के बाद कलर भी नॉर्मल हो जाता है दांतों का. अच्छा, पर रूट कनाल में तो आई थिंक वो दांत उसको हटाना ही पड़ता है ना एक तरीके से. पूरा नहीं हटाता है दांत, उसके ऊपर कैपिंग करते हैं जो आपने कहा आपका हुआ है. तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर एनामल का बचा है बहुत कम बचा है. तो वो स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग है नहीं कि तुम च्यूइंग कर पाओ, नॉर्मल फंक्शन मैस्टिकेशन के कर पाओ उससे. तो उसकी वजह से उस पर बिल्डअप करना है, उसको कवर करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि और इन्फेक्शन ना जाए अंदर. तो तुम कैप कर देते हो उसको. अच्छा, एक और बहुत बड़ा जो ओरल हाइजीन को लेके इशू रहता है लोगों को, बैड ब्रेथ. हाँ. उसका एक्चुअल रीजन क्या होता है? मतलब मैं ब्रश नहीं कर रहा हूँ, लोग क्योंकि 3-3 बार ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी बैड ब्रेथ होता है. उसका रीजन क्या है? ब्रशिंग, आई डोंट थिंक कि ब्रशिंग इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बैड ब्रेथ होता है. तो लाइक आई मेंशन अर्लियर ओनली कि कैलकुलस जमा हो जाता है मुंह में, व्हिच इज अ मेजर फैक्टर फॉर अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आल्सो लीड टू बैड ब्रेथ. बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, इट्स आई वुडंट कॉल दिस बैड ब्रेथ. जो डायबिटिक होता है ना,
उनका ना थोड़ा फ्रूटी ऑर्डर आता है। फ्रूटी ऑर्डर? ये मैंने कभी ऐसा सूंघ के नहीं देखा डायबिटिक का सांस किसी का। जब तुम्हारे शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में जाता है शुगर बहुत ज्यादा, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। उसके वजह से तुम्हें फ्रूटी ऑर्डर आता है मुंह में। तो दैट इज अगेन बैड ब्रेथ ही बोलेगा, बिकॉज इट्स एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इज बैड ओनली फॉर अस, राइट? तो दिस इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसको बैड ब्रेथ कहते हैं हम। फिर एक तो कैलकुलस का रीजन है, एंड आई थिंक कैलकुलस टर्न्स इनटू प्लाक, सॉरी प्लाक टर्न्स इनटू कैलकुलस। वो ओवर द टाइम जो तुम्हारे मुंह में डिपॉजिट्स हो चुके हैं, वो इतने ज्यादा गंदे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो चुके हैं विच आर नॉट सपोज टू बी देयर, राइट? तो वो वहाँ पे है, वो टिके है वहाँ पे, तो उसकी वजह से तो बैड ब्रेथ होगा ही। एंड तुम्हें दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि ऊपर से तो तुम साफ कर रहे हो, जितना एरिया दिख रहा है उधर तो साफ है। फिर से मैंने कहा फ्लॉसिंग नहीं करते हैं लोग, फिर वो डिपॉजिट्स होते हैं तो लिंगुअली अंदर से तुम नहीं क्लीन कर रहे हो, तो फिर से कैलकुलस और प्लाक आर द मेन रीजन फॉर बैड ब्रेथ, आई वुड से। ओके, इसके अलावा मतलब और कुछ, जैसे मैंने कई डॉक्टर्स को बोलते सुना है बिकॉज ऑफ अपसेट स्टमक या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, उस वजह से भी आपको बैड ब्रेथ हो सकता है। हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू, हो सकता है उसकी वजह से। लाइक आई सेड, डायबिटीज की वजह से भी होता है, एसिडिक रिफ्लक्सेस की वजह से भी तो होता ही है बैड ब्रेथ। नाउ इफ यू प्यूक और समथिंग, इफ यू वॉमिट, तो तुम्हारा पूरा पीएच बदल ही रहा है मुंह का, तो उससे तो बैड ब्रेथ आएगा ही ना अपने आप। दैट इज तो अ गिवन, दैट इज लाइक अ 1 2 3 स्टेप टू बैड ब्रेथ, राइट? वो भी एक रीजन है। अच्छा, एक चीज मुझे बताना मानसी, बिकॉज हम इंडियंस ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना उसको जैसे जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं उसको तो बहुत इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं, हाथ पैर को, फेस को अपने, है ना? लेकिन ओरल हाइजीन को हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। रीजन में ठीक है, सुबह एक बार ब्रश कर लिया, पर लोगों को ये नहीं लग पता कि इसके साथ अगर आप इसको ओरल हाइजीन को अच्छा नहीं रखोगे तो कितनी बीमारियां हम लोगों को लग सकती हैं, अदर देन जस्ट द इसके बाहर भी। तो वैसा कुछ होता है, हम लोगों को और बीमारियां लग सकती हैं बिकॉज ऑफ बैड ओरल हाइजीन। यस यस, तो बहुत लोग बिलीव नहीं करते इसमें, बट इट इज एक्चुअली फैक्चुअली बेस्ड, ओके, कि बैड ओरल हाइजीन की वजह से ना तुम्हें हार्ट डिजीजेस भी हो सकता है। अच्छा, तो आंखों का तो मैंने सुना है कि आपकी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, हार्ट का मेरे को नहीं पता था। नो, आंखों का तो बहुत बड़ा मिथ है, वो तो आई टेल यू अबाउट दैट, दैट इज अ फन फैक्ट एक्चुअली, वी शुड टॉक अबाउट इट। ये तो इंडिया में बहुत ज्यादा माना जाता है, गलत दांत निकाला उसको दिखना बंद हो गया। ये तो बहुत बड़ा मिथ है। कैसे कहाँ इंटरलिंक्ड है, बताओ मुझे, कौन से नर्व्स जो तुम्हारे सीधे आंख से दांत में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे लोकेटेड नियर बाय। एग्जैक्टली, आपको नहीं पता, हम डॉक्टर है, हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी इतना डिटेल में, हमें पता है। कनेक्टेड डायरेक्ट तो है नहीं कुछ, ये तो बड़ा होक्स है, तुम्हें बस लगता है कि यार इतने पास में हो रहा है, बट वी विल कम टू दैट। तो जब बैक्टीरिया बढ़ता है ना मुंह के अंदर, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, पल्प इन्फेक्ट होता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट क्यों करते हो? क्योंकि पल्प इन्फेक्टेड है। पल्प क्या है? तुम्हारे ब्लड और नर्व वेसल्स जो है दांतों के अंदर, वो इन्फेक्टेड है। और फिर इसके लॉन्जिटिविटी के वजह से, कि बहुत टाइम से बहुत सारे दांत इन्फेक्टेड है और बार बार ब्लड फ्लो में बैक्टीरिया जा रहा है, इससे हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, विच इज ट्रू, which is factual. And बहुत बार तो etiology समझता भी नहीं है, because who would want to relate a heart disease to your oral cavity, right? Cavity, yeah. And like we spoke about diabetes, उसके वजह से fruity odor आता है मुंह में, but also diabetes worsens your capability to heal जल्दी से। wound healing खराब हो जाता है क्योंकि शुगर इतना ज्यादा है बॉडी में, कैसे बॉडी फंक्शन करेगा नॉर्मली टू हील अ वुंड? उसके वजह से ना जिंजवाइटिस जो कहते हैं, जो स्वोलन गम्स होते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, डायबिटिक लोगों में बहुत ज्यादा ऑफन दिखता है। ओके, तो ये एक है। तो डायबिटीज तो कॉज नहीं होता है बिकॉज ऑफ ओरल कैविटी और ओरल बैक्टीरिया, बिकॉज इट्स ऑब्वियस शुगर की वजह से हो रहा है तुम्हें, या इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो हार्ट डिजीज हो सकता है आपको, बैड ओरल हार्ट डिजीज हो सकता है लॉन्जिटिविटी की वजह से, एंड बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन की वजह से जो लीड करता है। तो एवरीथिंग बैड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल टर्न आउट टू समथिंग वर्स, राइट? ओके, मैंने कहीं सुना था कैंसर भी हो सकता है इससे, बैड ओरल हाइजीन से। बैड ओरल हाइजीन से तो नहीं, बट हैबिट्स से हो सकता है। अच्छा, तो अभी हैबिट्स तो आपको पता ही है, बेसिक गुटखा, तंबाकू, सब सेवन जो हम करते हैं, उसके वजह से तुम हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हो एक्चुअली, व्हिच आल्सो लीड्स टू दैट। तो हम ऑब्वियसली इंटरलिंक कर देते हैं कि बैड ओरल हाइजीन की वजह से कैंसर हो रहा है, बट देयर आर अदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आल्सो ना, कि क्यों क्या क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी आदतें कैसी है, फिर ये वो चीजें होती है। हम लोग जैसे ओकेजनली जो पान वान खा लेते हैं, इससे भी हो सकता है कैंसर? नहीं, पान टाइप ऐसा जो पान से तो नहीं होता है ना, इट हैज तो बीटल लीफ से होता है, बीटल लीफ से तो होता है, वो तो बहुत ओल्ड स्कूल कैंसर है। बट वही तो है ना कि बीटल लीफ पर पान का पत्ता ही तो हुआ।
नहीं, और क्या? टबैको लीफ अलग होता है? उसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, नहीं जैसे नॉट ऑल, बीटर लीफ थोड़ी पान का पत्ता होता है। और क्या होता है पान वो का तो पत्ता? दूसरा वाला होता है जो नानी माँ खाती है वो तो पहले, तामूल होता है, वो जिसके अंदर निकोटीन टबैको के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वो तो हाँ, और बीटल भी होता है ना, वो अलग प्रोडक्ट होता है, इट्स अवे फ्रॉम निकोटीन और टबैको, उससे भी होता है। अच्छा, वो नॉर्मल पान से नहीं होता है। अच्छा, पान जो दूसरा जो नानी माँ तोड़ के खाती होती है ना, हाँ, वो उससे होता है। वो सुपारी जो होती है, हाँ, उससे होता है, जो लाल कर देती है मुंह। हाँ, वो वाला उससे कैंसर हो सकता है। उससे होता है, लेकिन ओकेजनली हम लोग मीठा पान वगैरह खा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता। वो आई थिंक मीठा पान वगैरह से तो नहीं होता है, नॉर्मल पान से तो क्यों ही होगा ना। अच्छा, उसमें कुछ है नहीं ना हार्मफुल, कार्सिनोजेनिक कुछ है नहीं, उससे तो नहीं हो सकता है। नॉर्मल पान तो इज फाइन। अच्छा, जो दादी नानी की हम लोगों ने बात करी, ये जो घरों में हम लोगों को दादी नानी के जो नुस्खे सिखाए जाते हैं दांतों को ठीक करने के, पेन हो रहा है तो वो क्लोव का ऑयल लगा लो, वो सब काम करता है वैसे? आजकल फिर से ये रीट्रेंडिंग हो गया है, पता है? ये क्लव ऑयल पुलिंग कहते हैं इसको। क्लोव ऑयल पुलिंग, तो वैसे ऑयल पुलिंग के वैसे बेनिफिट्स होते हैं? स्किन पे भी होता है, दांतों पे भी होता है। आजकल ये बड़ा रीट्रेंडिंग हो गया है फिर से। मैं खुद करता हूँ, मैं उससे करता हूँ, कोकोनट ऑयल से। उससे होता है कि ऑलरेडी जो ऑयल्स और बैक्टीरिया है तुम्हारे दांत पे, वो पुल आउट हो रहा है। इतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो, तुम इतना अग्रेसिवली गार्गल कर रहे हो वो ऑयल्स के साथ, वो पुल हो रहा है। हाउ इट वर्क्स ऑन द स्किन, सेम वे इट वर्क्स ऑन द टीथ। ये जो सुपरफिशियल लेयर है उस पे से पुल हो रहा है, स्टेन्स नहीं जाएगी इससे कंप्लीटली, बट ऑयल पुलिंग से बैक्टीरिया कम होगा। ऑयल पुलिंग से और बहुत सारे बेनिफिट्स है, और फ्लोरा भी मेंटेन होगा ऑब्वियसली। तो अभी जो स्किन पे हम करते हैं ऑयल पुलिंग, उससे क्या होता है, जो ऊपर का ऑयल सब मिक्स हो जाता है साथ में, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट बन के निकल जाता है। तो फिर वैसा ही सेम इट वर्क्स ऑन टीथ एज वेल। अच्छा, उसके बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स है। मुझे एक चीज और बताना कि which 5 foods are good for your teeth and which 5 foods are the worst that जो हम लोग रोजाना के खाने में खाते हैं, जो कि हमें नहीं खाने चाहिए, जो हमारे दांतों के लिए बहुत खराब। Like chocolates, are the chocolates बुरे होते हैं दांत के लिए? Yes, I'll tell you about this. तो हमें ना ये एक सब्जेक्ट हुआ करता था, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। तो इसमें हम ना छोटे छोटे कैंप्स बिठाते थे, एंड वी यूज्ड टू गो एंड एजुकेट किड्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स या स्मॉल स्कूल्स वगैरह कि कैसे होता है ओरल हाइजीन। तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है ना कि चॉकलेट खाओ तो दांत खराब हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे तुम्हारे, ये आके दांत लेके जाएगा तुम्हारा बचपन में, ये वो वगैरह डराते थे। इंडियन पेरेंटिंग तो डराने के बेसिस पे ही है, तो आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट दैट। बट तुम फैक्चुअली देखो तो चॉकलेट खाने से दांत नहीं खराब होता है, जो शुगर तुम होता है उसके शुगर से हो रहा है, बट तुम वो चॉकलेट खा के सो जा रहे हो, वो शुगर तो बिल्डअप होते रहेगा रात भर, तुम्हारा फ्लोरा तो बदल ही नहीं रहा, तुम्हारा पीएच तो बदल ही नहीं रहा, उससे होगा कैविटीज, तो ऑब्वियसली कीड़ लगने वाली है। उसके बाद ऑब्वियसली कीड़ प्रोग्रेस होने वाली है। और फिर तुम्हारे मील्स का टाइम जो होता है ना, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मील प्लान्स तो अभी छोटे बच्चों को मील प्लान्स वगैरह सिखाते हैं कि ये टाइम पे खाओ, बट बीच में कुछ मत खाओ। अब तुम 3 मील्स कर रहे हो दिन के, बीच में तुम कुछ खा रहे हो, चॉकलेट ये वो वगैरह मीठा, तो फिर से तुम्हारा पीएच खराब हो रहा है, फिर से शुगर कंटेंट बढ़ रहा है मुंह में, फिर से डीके हो रहा है। शुगर इज द ओनली फूड दैट वी शुड अवॉइड फॉर गुड। हाँ, शुगर तो मेनली अवॉइड नहीं करना चाहिए तुमने, बट तुमने माइंडफुली करना चाहिए ना। फिर से तुम चॉकलेट खा के क्यों सो जा रहे हो? चॉकलेट खा के तुम सो जाओगे तो ऑब्वियसली शुगर बिल्डअप होगा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली ब्रश कर लो, बट इमीडिएटली नहीं, फिर से चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा 30-40 मिनट रुक के सोने से पहले ब्रश करना क्यों है? क्योंकि फ्लोरा मेंटेन रहे रात भर, ताकि कुछ और शुगर कंटेंट जो रह गया मुंह के अंदर वो ना और बिल्डअप्स करे मुंह के अंदर। मेकिंग सेंस टू यू? हाँ, इट्स मेकिंग सेंस टू, बट द थिंग इज कि बहुत सारे टूथपेस्ट में भी तो शुगर होता है। वो ना अब शुगर फ्री आने लगे हैं। वो ना बच्चों को एक्चुअली तुम्हारे मुंह में जाएगा कुछ भी चीज तो तुम्हारे टेस्ट बड्स पे तो गिरेगा ही एनी हाउ। तुम क्या ब्रश ऊपर से नहीं करोगे, समहाउ तो इट विल गो, यू विल गार्गल। तुम्हें थोड़ी ना फ्लोराइड का टेस्ट इमीडिएटली मुंह में अच्छा लगने वाला है? नहीं, ऑब्वियसली, इसीलिए शुगर ऐड करते हैं। तो फिर फायदा क्या है? शुगर हटाने के लिए तो हमने टूथपेस्ट किया है, ब्रश किया है। But these are obviously not harmful sugars, right? It's build-up थोड़ी होता है, वो तो बस फ्लेवर के लिए ऐड कर दिया थोड़ा बहुत। एंड ऑर्गेनिक शुगर्स ऐड करते हैं इसके लिए। अच्छा, सुक्रोज हो गया अपना। अच्छा, ऐसा कुछ होता है? यस। मतलब इट्स नॉट लाइक वो हमारा गन्ने का जूस वाला शुगर नहीं होता? नहीं, वो नहीं होता है। ये तो
कोई मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने उसमें काम किया है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो कर चुके हो अपनी इंटर्नशिप, तो वहाँ पे तो हज़ारों केसेस आते होंगे रोज में। सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सा देखा है आपने जो आपने सोचा नहीं था यार, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? इंटरेस्टिंग केस, पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ डिस्गस्टिंग केस बिफोर एन इंटरेस्टिंग केस। ओके, इंटरेस्टिंग और डिस्गस्टिंग। तो हम ना OMDR नाम के डिपार्टमेंट में पोस्टेड होता है। हम आर्टो डिपार्टमेंट में टाइम से पोस्टेड होता है। OMDR इज ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, डेंटल रेडियोलॉजी। तो इसमें ना तुम पहले OPD करते हो पेशेंट का, तो तुम ये वाले डिपार्टमेंट में सबसे पहले पेशेंट को देखते हो, फिर तुम उसका डायग्नोसिस करते हो, नॉट द फाइनल डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस कि क्या पेन है और ये कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा पेशेंट। तो ये बेसिक OPD रहता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैं एक बार कर रही थी OPD एंड दिन के 300-400 पेशेंट आ रहे गवर्नमेंट कॉलेज में। इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि जल्दी जल्दी देखो, तुम्हारा एक बार मसल मेमोरी हो जाता है कि ये डिपार्टमेंट में जाएगा, ये डिपार्टमेंट में जाएगा। तो तुम देख रहे हो केसेस। तो मैंने एक पेशेंट को बिठाया एंड मैंने देखा और बहुत सारा काला डीके जैसा मटेरियल है। मैं देख रही हूँ एंड हम ना स्क्रैप वेप करके देखते हैं प्रोब से कि क्या है, इज इट अ ब्लीडिंग दिस, कि व्हाट टाइप ऑफ लीजन इट इज। तो स्क्रेपेबल, नॉन स्क्रेपेबल दो अलग अलग डिफाइन कर देता है, फिर वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा ये सब, फिर कैंसरस लीजन्स भी देखने होते हैं ये वो। तो मैंने स्क्रैप किया और बहुत सारा काला डीके जैसा मटेरियल निकल रहा है एंड आई वाज लाइक ये क्या है एग्जैक्टली। एंड आई वाज लाइक पेशेंट को पूछ रही हूँ पेन है, ये है वो है, क्या है ये एग्जैक्टली। एंड देख रही हूँ मेरा माउथ मिरर, मेरे इंस्ट्रूमेंट सब भर गए। एंड देन आई कॉल माई सीनियर एंड एवरीथिंग एंड देन आई रियलाइज कि तंबाकू रखा हुआ है पेशेंट ने मुंह के अंदर। लाइक भाई बेसिक एथिक्स, तुम डेंटिस्ट को दांत बताने जा रहे हो, एक बार गार्गल तो करके तंबाकू तो थूक। जो मेरा मूड ऑफ हुआ है उसके पहले, मतलब एंड ये सब करके हम इमीडिएटली 1:30 को लंच ब्रेक जा रहे हैं। आधा घंटा हमारा लंच ब्रेक हो रहा है, फिर से आके पेशेंट देखना है। ये माइंडसेट के साथ कैसे इंसान लंच करे बताओ मुझे। एक पॉइंट के बाद तो यू बिकम वेरी न्यूट्रल अबाउट ऑल दिस। एक पॉइंट के बाद तो फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी गंदा दिखाओ, पेशेंट के केसेस देख रहे हैं, साइड से खा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एक पॉइंट के बाद यू जस्ट बिकम वेरी नम टू ऑल दिस कि अभी तो इतने देख चुके हैं। तो लाइक यू केप्ट आस्किंग मी कि तुम्हें अच्छा लगता है क्या पेशेंट के मुंह में हाथ डालना, ये करना वो करना। एक पॉइंट के बाद यू जस्ट सी इट एज अ नॉर्मल चोर, ये तो करना है ट्रीट करने के लिए। आप तो बिलीव नहीं करोगे, नाउ आई एम अ फेलो इन एंडोडोंटिक्स व्हिच इज लेमैन्स टर्म में रूट कनाल ट्रीटमेंट मेन आता है इसके अंदर, फिर बाकी पोस्ट एंड कोर बिल्डअप्स, एंडोडोंटिक सर्जरीज वगैरह आता है, बट मेन तो रूट कनाल ट्रीटमेंट आता है। तो उसमें ना तुम बहुत सारे केमिकल्स डाल रहे हो पल्प को किल करने के लिए, पल्प को एक्सकवेट करने के लिए, ये वो केमिकल्स, फिर पेशेंट का सलाइवा, वो सब तुम फ्लश आउट कर रहे हो, वो सब तुम्हारे बॉडी पे उड़ रहा है, तुम्हारे फोरहेड पे लगा हुआ है, तुम्हारे स्क्रब्स पे लगा हुआ है। ऐसे भरी भरी हालत में तुम दिन भर पेशेंट वर्क कर रहे हो बैक टू बैक। एक पॉइंट के बाद तो न्यूट्रल लगता है, ऑब्वियसली डिस्गस्टिंग तो लगता ही है इंसान को, क्योंकि होता ही है, घर जाके 2 घंटा नहाना पड़ता है बहुत ज्यादा। बट फिर वो अभी इतना हैबिचुएट हो चुके हैं, बट चलो प्रोटेक्टिव ग्लासेस वासे आता, आंखों में नहीं जा रहा है, कुछ इन्फेक्शन नहीं हो रहा है ये सब चीज़ों से, बट बेसिक तो उड़ ही जाता है। कितना भी तुम प्रोटोकॉल फॉलो कर लो, कितना भी तुम रूल्स और लॉज से जाओ, तो ये तो होता ही है। बट अगर तुम क्रेजी केस पूछो मुझे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने म्यूकरमाइकोसिस बड़ा फेमस हो गया था तब, जब कोविड आ रहा था ना। उसके बाद कोविड के अराउंड तो बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स बहुत सारे हुए हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस जो है वो जो जॉ का इन्फेक्शन होता था बड़ा सा, जो तुम रिवर्स नहीं कर सकते हो। अच्छा। तो तुम्हें पूरा का पूरा जॉ एक्सकवेट करके कट करके निकालना पड़ रहा है, विच इज नॉट एग्जैक्टली कैंसरस। बट ये कोविड के टाइम पे ही बहुत ज्यादा हुआ था लोगों को। तो ये सारे केसेस देख के मुझे भी ऐसा लगा था कि हम पढ़ते थे कहीं दूर वो चैप्टर की होता था पहले के जमाने में, अभी फिर से इट्स कमिंग बैक। हाउ यू सी दीज ऑल हेल्थ ट्रेंड्स which used to trends as in health issues which used to happen 10 years ago and which were like long gone, वो वापस आ रहे हैं। GBS आया अभी, कोविड किसने एक्सपेक्ट किया था आएगा? कोविड तो किसी ने भी नहीं किया था। एग्जैक्टली हम बुक्स में टेक्स्ट बुक में पढ़ देते थे, छोटा सा चैप्टर एक पैराग्राफ छोड़ देते थे। अभी आ रहा है, अभी इन पे आर्टिकल्स बुक्स लिखे जा रहे हैं कितने ज्यादा। मतलब ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लगता है, बट फिर सीखने भी काफी मिलता है, एक्सपोजर भी मिलता है। Have you seen any of this psychosis case? Mucormycosis. Yes. I have seen a lot of cases, and I've seen my own seniors and teachers and professors operate on them as well. तो फिर हम उसको स्टडी करने के लिए
फॉर स्टूडेंट्स प्रिजर्व करके रख रहे हैं ग्लासेस में, जार्स में. अच्छा. देख रहे हो. तो वैसे अभी क्या नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं? टेक्नोलॉजीज, बट फॉर आई टेल यू, व्हाट इज द न्यू इन थिंग फॉर डेंटिस्ट्री? इन थिंग तो अभी आई थिंक विनियर्स तो बहुत ट्रेंडिंग है. वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. इम्प्लांट्स भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है. वो तो फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री तो प्रोस्टोडोंटिक्स और एंडोडोंटिक्स के अराउंड ही ज्यादा रिवॉल्व होता है. Okay. और तो क्या नया टेक्नोलॉजी आया है अभी डेंटल ट्रीटमेंट में जिसने एकदम रेवोल्यूशन आ गया है डेंटल ट्रीटमेंट में? I think there are a lot of new revolutions, things coming up. But I think one of those which fascinates me is 3D printing. 3D printing. Yeah. So it is like putting anything in your thought process on paper, but with precision. Okay. So 3D printing से precision बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है in any treatment which we're doing dentistry में. तो 3D printing से you can print your entire jaw, okay, your tooth, exactly how it is inside your mouth, okay, but outside in your hand, अच्छा, to analyze. तो वो तो पहले वो गम जैसा कुछ लगा के वो लेते तो हैं. वो जो मटेरियल लगाते थे पहले, जो लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता था, जिससे लोग चोक करते थे, च्युइंगम जैसा स्मेल आता था, वो अभी रिप्लेस हो रहा है विद 3D प्रिंटिंग हो जाता है विदाउट, बहुत जगह पे विदाउट इवन यूजिंग दोस मटेरियल्स. अच्छा, सो यू हैव अ मशीन जो उसको ऐसे स्कैन करके, यस एग्जैक्टली जो स्कैन करके एग्जैक्ट प्रिसिजन से मेजरमेंट्स लेके 3D प्रिंट करा. इससे तुम एग्जैक्ट कैप्स बिठा सकते हो, क्राउन्स बिठा सकते हो. तुम्हें पता है कि कितना. अभी मेरे जो मेंटोर है इन द प्रोग्राम विच आई एम राइट नाउ इन एंडोडोंटिक्स, उसमें उन्होंने 3D प्रिंट करके एक दांत का रूट कनाल ट्रीटमेंट प्लान कर लिया है. कि तुम कितना मिलीमीटर अंदर तक जाओगे दांत के. okay. फिर तुम्हें कितना ज्यादा उस टूथ को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ व्हाट जीपी जो मटेरियल हम रिप्लेस करते हैं पल्प को, okay, वो कितना जाएगा. अच्छा. ये सब इतना प्रिसीजन वर्क. और अगर तुम इतना प्रिसीजन वर्क कर रहे हो तो व्हाट आर द चांसेस कि ट्रीटमेंट खराब जाएगा आगे जाके, वो प्रोग्नोसिस खराब जाएगा. इसका सेव्स टाइम आल्सो. इट सेव्स टाइम. सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टमेंट बड़ा है इसमें. इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जाके इंडिया में आया हुआ है. okay. अभी मतलब नॉट लाइक वेरी रिसेंट, इन द पास्ट फ्यू इयर्स. तो अभी तक इतना ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कैसे यूज करना है. वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्नाइज्ड बहुत ज्यादा है. आई थिंक यस, वही से तो वी आर पिकिंग इट अप क्विकली. बट पता है इंडिया से भी बहुत ज्यादा ट्रेंड्स निकलता है. अच्छा. अभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह, इंडिया के पास कितना ज्यादा पॉपुलेशन है टू डू रिसर्च प्रोजेक्ट्स. हमारे पास तो हर टाइप की बीमारी हो सकती है. एग्जैक्टली और कितने वेरिएशंस भी है. और कितने ज्यादा आई थिंक कंप्लायंस भी तो है लोगों का. लोग थोड़ी मना करेंगे. अब इतने सारे लोग जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो लर्निंग हॉस्पिटल्स में जाते हैं. लर्निंग हॉस्पिटल्स मतलब जो स्टूडेंट्स जहाँ पे ट्रीट कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, तो दे आर ऑल्सो गिविंग देयर ओन लाइव्स इन आवर हैंड्स, राइट? You're doing a dental treatment, there are so many ways it could go wrong, but you have obviously learned something in those 4 years 5 years of your dental courses कि you know कि what you're doing. तो उतना ट्रस्ट भी तो है बिल्कुल पेशेंट्स को हम पे, जो आई थिंक इजीली इंडिया में दे देते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली डेंटिस्ट्री एंड एनीथिंग इज अबाउट फेथ. तुम कितना फेथ बता रहे हो तुम्हारे डॉक्टर में. अच्छा. तुम्हारा डॉक्टर कितना प्रोड्यूस भी कर पा रहा है. तो आई थिंक दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट ये एक है. एंड टॉकिंग अबाउट मॉडर्न डेंटिस्ट्री अगेन, विनियर्स तो है जिसमें तुम बहुत कम टूथ स्ट्रक्चर डैमेज कर रहे हो तुम्हारा. अच्छा. वो पेनफुल होता है वैसे विनियर्स? पेनफुल नहीं होता है. मतलब आप वो पूरा दांत को ऐसे घिस रहे हो, छोटा कर रहे हो थोड़ा, सो दैट उसके ऊपर विनियर लग सके. तुम जब इतना ज्यादा स्पीड का बर यूज कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, बर जो रिवॉल्व होता है जिससे कटिंग होता है टूथ का, जो इनामल कटिंग, जिसका आवाज बहुत स्कैरी लगता है लोगों को. तो लोगों को लगता है क्या हो रहा है मेरे माउथ में, ये क्या कर रहा है ग्राइंडिंग मेरे माउथ में, क्यों मुझे पेन होने वाला है. वो मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि तुम्हें इतना नॉइज आ रहा है कॉन्स्टेंटली, तो तुम्हें मेंटली लग रहा है कि यार ये तो पेनफुल होगा मेरे लिए. बट इट्स नॉट एक्चुअली पेनफुल क्योंकि तुम इतना ज्यादा डीप जा ही नहीं रहे हो दांत के कि तुम्हें सेंसिटिविटी फील हो. हल्का सा तुम्हें दबाव फील हो सकता है बिकॉज ऑफ द हीट एंड द स्पीड ऑफ द बर्स. बट तुम्हें, और ऑब्वियसली नॉइज से अगेन तो जितने 32 दांत होते हैं उतने दांतों को वो छोटा करना पड़ता है सो दैट वो एग्जैक्टली 32 दांतों को क्यों करना है? विनियर तो थोड़े ही दांतों पे करते हैं ना, एक सिंगल टूथ पे भी कर सकते हैं. विनियर लाइक मतलब सिर्फ आगे के दांतों को बैठा दिया आपने. एक पतला सा चिप ऑफ कर रहे हो तुम, फिल्म तुम्हारे दांत का, और उसी पे एक फिल्म बैठा रहे हो एग्जैक्टली टू कवर इट अप. अच्छा. तो इससे कैसे एस्थेटिक बढ़ रहा है तुम्हारे दांतों का.
और पेशेंट कंप्लायंस सबसे इंपॉर्टेंट है डेंटिस्ट्री में, कि पेशेंट खुश है कि नहीं. हमारा जब हमें पढ़ाते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स कि तुमने ट्रीटमेंट अच्छा कर लिया है, सबसे फर्स्ट टॉप वन इज पेशेंट कंप्लायंस. पेशेंट खुश है अपने ट्रीटमेंट से. अच्छा. तो देयर इज दैट. तो विनियर्स तो वही है ना मेन, की पेन कम हो रहा है पेशेंट को जैसे एस्थेटिकली चाहिए टूथ हम वैसे करके दे रहे हैं. ये ज्वेलरी वगैरह भी बड़ा चलता है आजकल डेंटिस्ट्री में. हैव यू हर्ड अबाउट दैट? डायमंड्स लगा रहे हैं, छोटे डायमंड्स लगा रहे हैं. जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो रियल डायमंड्स लगा रहे हैं. फिर छोटे सस्ते वाले डायमंड्स भी आते हैं जो ऑब्वियसली डैमेज तो कॉज नहीं कर रहे हैं, बट इसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. कभी कभी अगर आपके क्रैक्स आते हैं, माइक्रो क्रैक्स, क्रेज लाइंस आते हैं. अच्छा. जिससे सेंसिटिविटी भी बढ़ता है टूथ का फिर से. और ये एक्सरेज पे नोटिस नहीं होता है. ओके. तो इसके लिए भी अलग प्रोसीजर है जहाँ पे तुम टूथ को डाई कर रहे हो. ऑब्वियसली नॉट परमानेंट डाई, टेम्परेरी डाई जो तुम्हारे इसके लिए है, डायग्नोसिस के लिए. कि तुम टूथ को डाई कर रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है कि क्रेज लाइंस आए हैं उस पे, छोटे छोटे पतले लाइंस आए हैं, जैसे दीवार में क्रैक पड़ जाता है. तो ऑब्वियसली पेन तो होगा, दांत में क्रैक होगा. तो इंडिया और यूएस का अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी और यूएस की टेक्नोलॉजी में कितना फर्क होगा इन डेंटिस्ट्री? दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक टू कमेंट अपॉन, बट आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज में ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी उतना बड़ा कर रहा है. आई पर्सनली फील लाइक परसुएडिंग डेंटिस्ट्री अब्रॉड, बी इट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इवन गल्फ कंट्रीज. क्यों? वहाँ पैसा ज्यादा है. पैसा तो ये भी ये तो बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग टॉपिक है. आई वुड से कि पैसा बहुत ज्यादा मिलता है अब्रॉड को, बिकॉज स्टैग्नेंसी इतना ज्यादा नहीं है डेंटिस्ट्री में या बाकी करियर्स में, बाकी मेडिकल करियर्स में जितना इंडिया में है. अच्छा. आप देख रहे हो 100 200 बच्चे निकल रहे हैं एक 2 कॉलेजेस से. पब्लिक भी तो उतनी है. पब्लिक भी तो उतनी है, बट पैसा भी वही कमा रहा है जिसमें जेन्युइन टैलेंट है या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर है. एक चीज बताइएगा मानसी, जैसे यूएस में मैंने सुना है इवन फॉर डॉक्टर्स लाइक एमबीबीएस डॉक्टर्स, वो यहाँ की डिग्री को वैलिड नहीं मानते. यू हैव टू गो देयर एंड स्टडी अगेन. यस. I myself am stuck in this big loop of chasing my dreams and also being scared somewhere or anxious कि you have to again go back to dental school. 5 साल तुमने डेंटल स्कूल यहाँ पे किया है, फिर अगेन वहाँ जाके 4 साल. अगेन यू हैव टू गो, नॉट 4 साल, वहाँ पे फॉरेन ट्रेन डेंटिस्ट को 2 साल का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है. तो तुम DMD या DDS जो रहता है उधर का, which is equivalent to BDS in India, is equivalent to DDS or DMD in abroad, America basically. तो तुम वो 2 साल कर रहे हो. उसके बाद you have to practice वहाँ पे. And इधर कैसे तुम BDS करके you can be a locum in some clinic, ये वो experience लेके तुम clinic डाल सकते हो अपना. अमेरिका में मोस्टली 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके तुम अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो. ओके. विच इज अगेन अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर. आई थिंक दैट इज. इसके लिए कुछ काउंसलिंग वगैरह अवेलेबल होती है कि मतलब बिकॉज सी बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए तो होती है काउंसलिंग, इस पर इसके लिए भी अवेलेबल है? इसके लिए काउंसलिंग बहुत कम है ऑनेस्टली. एंड मैं खुद बीइंग अ स्टूडेंट हु इज परसुएडिंग टू गो अब्रॉड स्पेशली अमेरिका, तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढे हैं. बहुत सारे अमेरिकन बेस्ड टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं फॉरेन ट्रेन डेंटिस्ट को टू गिव दैट एग्जाम व्हिच इज कॉल्ड एज INBDE. Okay. And if I tell you the exam pattern, you will have goosebumps because I have gone through the exam once already. Okay, मैं तो एग्जाम वर्ड सुनते ही मेरे को तो goosebumps आ जाते हैं, वो किसी का भी हो. Imagine giving a 12-hour exam. 12-hour exam? Yes. Not in one day, 2 days. Okay. But completely it's a 12-hour exam. So it is split into 2 days. Okay. First day is an 8-hour exam. Second day is a 4-hour exam. Okay. And you only get a 4 hours के बाद half an hour break on the first day. Second day you get a break after 2 hours. Okay. So first day also you get, but that the first break is for 10 minutes. And the second break is for half an hour, then again 10 minutes. Okay. And then end of the day. अच्छा, तो पर मुझे एक चीज बताओ, डिफिकल्ट कौन सा है, जो यहाँ पे आपने 5 साल कोर्स किया है या जो वहाँ पे आपको 2 साल करना पड़ेगा वो? I think dentistry is the same everywhere, right? Okay. You can't change the treatments or the treatment plan. The only difference is ना protocols. Okay. इंडिया में उतना लेवल का प्रोटोकॉल्स हम नहीं फॉलो कर रहे हैं. अच्छा. जितना अमेरिका में बेसिक से ही प्रोटोकॉल फॉलो करना सिखाते हैं. Okay. तो
अभी स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है इंडिया में जितना उधर है. कर लेते हैं ओरल सर्जरीज एंड ऑल, तो स्टेरिलाइजेशन बहुत सीवियर लेवल पे करना ही पड़ता है. पर लेकिन ऐसे अगर लोकल क्लिनिक्स वगैरह में जाओ तो आई डोंट थिंक कि दे यस आई माई सेल्फ हैव सीन अ लॉट लोकल क्लिनिक्स जहाँ पे नहीं कर रहे हैं प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेंटेन. तो तुम स्टेरिलाइजेशन नहीं मेंटेन वही मिरर दूसरे के मुंह में घुसाया, वही मिरर, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम है. वो तो क्वैक डेंटिस्ट्री बोलूंगी फिर तो मैं कि तुम डायरेक्टली किसी की बीमारियां किसी और को स्प्रेड कर रहे हो. दैट इज तो द डायरेक्ट वे ऑफ डूइंग दैट, राइट? बट पीपल डू दैट. पीपल मस्ट बी डूइंग दैट एंड दैट्स वेरी अनएथिकल. ओके. एंड अमेरिका में नाउ दैट द एग्जाम पैटर्न आई एम स्टडीइंग, उसमें ना एक टॉपिक है एथिक्स इन डेंटिस्ट्री. अच्छा. एंड व्हिच आई फाइंड इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो if you go anywhere against those ethics, you can be sued by the patient or even your own clinical practitioner जिसके साथ तुम associate dentist तक हो या who is above you or below you. Everybody has the right to sue each other there. अच्छा. तो इसके डर से तो लोग ethical practice करते ही है वहाँ पे. And I think India में people are not that woke कि हमें पता नहीं है कि we can actually sue our dentist for something wrong which they have done to us. अच्छा. तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग आ जा रहा है in the work and the quality of dentistry. बट अभी इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ले लिया है वेस्टर्न कल्चर से, एंड इतना ज़्यादा एजुकेशन भी उधर से ले लिया है, एंड खुद का भी एजुकेशन हम अप्लाई कर रहे हैं फाइनली. तो प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो रहे हैं, एंड अभी फाइनली किड्स को सिखा रहे हैं अभी मॉडर्न डेंटिस्ट्री में कि सबसे पहले तो तुम आइसोलेशन करो दांत का. ओके. जो आइडियली हम नहीं करते थे क्योंकि हमें आइसोलेशन मतलब वही वाली बात हो गई कि निकलवाने गए थे, पीछे वाला आगे वाला निकाल दिया था. वो तो टूथ सिलेक्शन ही गलत कर रहा है. आइसोलेशन इज लाइक, अभी मैं एंडोडोंटिक्स में फेलोशिप कर रही हूँ, तो हमारे लिए आइसोलेशन इज अ रबर डैम. ओके. रबर डैम कभी आपके मुंह पे प्लेस हुआ है आप जब डेंटिस्ट्री में गए हो, डेंटल ट्रीटमेंट में गए हो? क्या होता है पहले तो उससे होता क्या है? वो आपने कभी ऐसे कलरफुल एक पेपर देखा हुआ है, एक पेपर जैसा एक नाइलॉन और ऐसे मिक्स्ड मटेरियल का पेपर? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ. ये जो है ना, इसको आइसोलेशन प्रोसेस कहते हैं, जिससे ना तुम्हारा जो दांत पे काम चल रहा है ना, तुम्हारा बस वो दांत अलग दिख रहा है तुम्हें बाकी दांतों से. ओके. दैट इज योर टूथ ऑफ सब्जेक्ट. कुछ अलग कलर हो जाता है ऐसा कुछ? हाँ, दैट इज योर सब्जेक्ट टूथ, राइट? ओके. कलर नहीं हो जाता अलग, वो तो डाई, वो सब अलग प्रोसीजर्स है. तो तुम वो टूथ को अलग नजरिए से देख रहे हो बिकॉज तुम वो बाकी ओरल कैविटी से उसको आइसोलेट कर रहे हो. तो रबर डैम तुम लगा रहे हो उसके ऊपर, तो एक जो रबर का एक ऐसा छोटा सा थिन शीट आता है, उससे तुम अलग से आइसोलेट कर रहे हो तुम्हारे स्पेसिफिक वो टूथ को, जो टूथ ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारा, जिस पे ट्रीटमेंट चाहिए. तो जो थूक और बाकी सलाइवा और बैक्टीरिया वो सब जा नहीं रहा है वो दांत के अंदर. अच्छा. तो उसकी वजह से तुम्हारा ट्रीटमेंट बड़ा बढ़िया चल रहा है, स्टेराइल चल रहा है प्रोसीजर. अगर कुछ स्टेराइल चल रहा है तो उसका प्रोग्नोसिस, उसका लॉन्जिटिविटी ऑफ द ट्रीटमेंट बढ़िया रहेगा. तो ये हमारे यहाँ तो करते हैं फॉलो, ऐसा कुछ होता है अभी हम तो करने लग गए. इवन आई एम वेरी हैप्पी कि हमें बहुत ज्यादा प्राइमरी लेवल से भी सिखाने लग गए कि तुमने करना है कंपलसरी ये. तो अगर कोई आपसे हेल्प मांगे, लाइक बिकॉज यू हैव ऑलरेडी gone through all this, you know, you are planning to move to America or Canada or Australia, wherever जहाँ पे भी आपको एडमिशन मिलेगा. तो if somebody wants to take help from you or like counseling अगर कुछ चाहे तो आप कर सकते हो? Yes, this was the plan all along, that I want to make children aware who have dreams of going to America or even Australia and everything. But me firsthand, I am seeing the American dental dream. So being a part of it, I want to guide people and tell them, because बहुत ज़्यादा awareness है नहीं कि कैसे जा सकते हैं. What are the routes to go to America as a dentist who has studied from India or any other country. So I want to guide people, and I think I'm open to anybody who comes to me, and I'll help them no matter what, and I'll guide them correctly. Okay. And there's no advantage for me, right? Because मेरा तो हो जाएगा प्रोसेस, बट अवेयरनेस ही नहीं है इतना ज्यादा. अच्छा. तो मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि कितना मुश्किल है बाहर जाना, बट इट्स ऑल्सो पॉसिबल. अच्छा, मतलब आपको कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर मैसेज करे तो यू विल रिप्लाई? या ऑफ कोर्स दैट्स द पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आई एम ओपन टू anybody. Yeah, I'm open to counseling. ऐसा कुछ नहीं कि ये कहाँ से जाएगी मैं. हाँ यार, वो तो नहीं है. ऐसा कुछ जेलसी फैक्टर नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. जिनमें जेन्युइन टैलेंट और डेडिकेशन होता है, आई थिंक वो जाते ही है ना आगे. बिल्कुल. और दूसरों को नीचे दबाने से क्या ही मिलेगा तुम्हें. ये बात भी है. अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, कुछ ऐसी मिथ्स हैं डेंटिस्ट्री में जो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होता है. जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट यू. ऑब्वियसली यू नो कि ये मिथ है या फैक्ट है. कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो बिल्कुल ही गलत है, सिरे से ही गलत है. हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ये सारे स्टीरियोटाइप्स लेके बहुत सारी चीज़ों में.
तो सबसे आजकल पहला गूगल से ना सब लोग अपना ट्रीटमेंट ऑलरेडी आधा तो करके आए होते हैं। हाँ, सब बता रहे हैं अपना ही आके कि ये दर्द हो रहा है, शायद मुझे ये है, क्या आप ये ट्रीट कर दोगे? आपको बता कौन रहा है ये सब? तो सबसे पहला मिथ तो ये है कि दांतों का ट्रीटमेंट करने से यू कैन बिकम ब्लाइंड, जो बहुत ज्यादा पुराने टाइम से बिलीव करते आ रहे लोग। बहुत ज्यादा पुराने टाइम के मैं खुद बिलीव करता था, अभी तक इस पॉडकास्ट से पहले तक मैं ये बिलीव करता था। एग्जैक्टली तो ये तो बहुत ही गलत चीज है। तुम्हें मैं बता रही हूँ बार बार कि कुछ कनेक्शन है नहीं आंखों का डायरेक्टली दांतों से। अच्छा। बहुत ज्यादा लोगों को क्या लगता है, एक जो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं हम, जो ये वाले पार्ट के दांतों के लिए होता है, ऊपर देते हैं हम, तो उसके वजह से इधर जो है ना हेवी नमनेस फील होता है। इट्स टेम्पररी, 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है जब तक तुम्हारा दांत का ट्रीटमेंट हो रहा है, जब तक तुम्हारा एनेस्थीसिया उतर रहा है। तो लोगों को लग रहा है भाई अंधे तो हो रहा है ये ट्रीटमेंट से। यूएस में तो ऐसा गैस भी देते हैं ना, उससे तो वो तो बहुत ही क्रेजी चीज है, पता है। वो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि डेंटल एंजाइटी सुना है क्या आपने कभी? ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नॉट डेंटल एंजाइटी ऑब्वियसली, कि तुम इनहेलेशन दे रहे हो, तो ये जो कॉन्शियस सेडेशन कहते हैं इसको, इससे ना तुम एंजाइटी कम कर रहे हो पेशेंट की। पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग फनी। अच्छा। कि यार अब तो बढ़िया, अब तो कुछ भी चुबाओ मेरे में। अच्छा। अब तो दे दो एनेस्थीसिया, किधर देना है। तो इससे पेशेंट को बड़ा पूरा एंजाइटी उसका सप्रेस हो रहा है। हाँ, हैप्पी को लकी हो रहा है और थोड़ा काम भी हो रहा है। तो एंजाइटी सप्रेस हो रही है इससे। तो ये यूजुअली बच्चे पेशेंट जो होते हैं उनमें होता है, अडल्ट्स में भी होता है। बच्चे पेशेंट यूजुअली बहुत एंशियस और रेस्टलेस होते हैं, तो उनको थोड़ा काम करने के लिए देते हैं। तो कॉन्शियस सेडेशन देते हैं, तो पेशेंट इज अवेक, पेशेंट नोस क्या चल रहा है सराउंडिंग में, ही स्टार्ट्स फीलिंग फनी, ही स्टार्ट्स फीलिंग अ बिट रिलैक्स्ड। फिर उसके बाद तुम इंजेक्शन दे रहे हो मुंह के अंदर, तो पेशेंट को कम रियलाइज हो रहा है अच्छा कि पेन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, दांत टूट निकलवाने से उससे अंधे नहीं होते। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, लाइक आई जस्ट मेंशन्ड, उससे तो नहीं होते अंधे। इसके अलावा एक तो बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेगनेंसी में तुम दांत नहीं ट्रीट करवा सकते। ऐसा क्यों? बच्चों को कुछ हो जाएगा। जब मेरा यहीं से कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ से यहाँ कैसे? एग्जैक्टली तो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में दांत ट्रीट करवाने से नहीं है, प्रॉब्लम्स वो चीज़ों से आते हैं जो मेडिकेशंस गलत होते हैं प्रेगनेंसी में लेने से। तो उसकी वजह से बच्चे को अबनॉर्मलिटीज होते हैं ये वो। बट व्हाई वुड अ डेंटिस्ट ऑब्वियसली गिव यू दैट व्हेन यू हैव ऑलरेडी गिवन हिस्ट्री कि मैं हूँ प्रेग्नेंट या इतना ट्राइमेस्टर चल रहा है। एंड इनफैक्ट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी का होता है वो सबसे आइडियल होता है। कोई भी डेंटल पेन वगैरह, रूट कनाल ट्रीटमेंट, ये वो बेसिक ट्रीटमेंट कराने के लिए, मतलब लाइक इफ यू आर प्रेग्नेंट, इट्स सेफ फॉर द बेबी बेसिकली। इफ यू आर प्रेग्नेंट, यस, क्योंकि तुम्हारे जेनेटिक डिफॉर्मेशंस होने की पॉसिबिलिटीज वहाँ तक थोड़े कम हो चुके होते हैं। तो उसके वजह से। और सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद तुम्हारे बच्चे के दांत डेवलप होने लग जाता है। अच्छा। इन द फीटस। अच्छा। बाहर नहीं आते ऑब्वियसली, बट इन द फीटस होने लग जाता है। तो देन उसके बाद मॉम्स भी वैसे प्रोटीन लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, व्हिच आर हेल्दी फॉर द बेबी, हिज और हर टूथ, ऐसे वगैरह वो सब होता है। बट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इट इज सेफ टू गेट डेंटल ट्रीटमेंट डन, आई वुड से। यस, उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, बट यू जस्ट हैव टू मेंशन योर हिस्ट्री, प्लस यू हैव टू मेंशन एनी एलर्जीज वगैरह। तो वो सब मेडिकेशंस ना लो। और मेनली तो एंजाइटी के अराउंड ही रिवॉल्व होता है डेंटल ट्रीटमेंट के सब मिथ्स मोस्टली, कि ऐसे हुआ तो ऐसे हो जाएंगे, नीडल से बेहोश होता है। अरे नीडल से बेहोश होता है, तुम्हारी एंजाइटी से बेहोश हो रहे हो तुम, कि तुम नीडल देख के ही बेहोश हो जा रहे हो। ये होता है। एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे छोटा सा, ठीक है? तो रेडी कॉफी विद करण की तरह एकदम बिल्कुल फटाफट जवाब देना है। और बढ़िया, कौन सा एक्टर है जिसकी स्माइल आपको सबसे अच्छी लगती है और क्यों? दीपिका पादुकोण। भाई उसने विनियर्स लगा रखे हैं, मुझे तो लगता है। नहीं यार, उसकी जो मे बी इट्स अ डिजाइन स्माइल, आई एम नॉट श्योर, बट उसकी जो स्माइल है ना वो मोलार टू मोलार स्माइल है। अच्छा। जो फुल स्माइल आता है ना, इट इज आइडियल फॉर ऑर्थोडोंटिक्स ऑल्सो। उनको एस्थेटिक लगता है, बैलेंस्ड लगता है। मेरा स्माइल कैसा वैसे? मुझे वैसे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरी स्माइल के। नहीं, हाँ, इनकम्प्लीट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लग रही है मुझे आपके दांतों में। आपने कभी कराई है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट? ना। ब्रेसेस लगाए? ना। ओह, वो मिथ वाले क्वेश्चन में मुझे और एक चीज याद आ गई, क्रेजी। ये ना लोग, मिथ नहीं है, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के नाम पे नॉर्मल रबर बैंड्स लगाते हैं और उनको लगता है कि दांत का डिस्टेंस कम हो जाएगा। अच्छा, ऐसे दांतों पे रबर बैंड लगा देते हैं वो ब्रेसेस की जगह, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इज इट इवन लॉजिकल? एंड हम जब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको ब्रेसेस की जगह, तो वी आर गिविंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर।
और वो टॉर्क्स वगैरह मेजर होता है ना, डेंटिस्ट को पता है कितने दे रहा है, क्या दे रहा है। तुम रबर बैंड लगा के घूम रहे हो, ये तुम्हारा इनामल डैमेज हो रहा है, तुम्हारा गम डैमेज हो रहा है, और तुम्हें रियलाइज ही नहीं हो रहा, और दांत ऑब्वियसली मूव नहीं होने वाला है इतने स्ट्रॉन्ग बोन के अंदर। और चीज आजकल एक वो लाइनर्स आ रहे हैं दांतों के, उसमें बहुत सारे इनविजिलाइन कह रहे हो आप? इनविजिलाइन, हाँ वो उसपे काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसका ऐड भी कर रहे हैं। डज इट वर्क? इनविजिलाइन वर्क्स। अच्छा, इनविजिलाइन वर्क तो मोस्टली ना पहले बहुत सारे सिटिंग के अंदर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता था, उसके बाद रिटेनर्स दे रहे हो आप। इनविजिलाइन इज अ फॉर्म ऑफ रिटेनर ओनली। ओके, तो ये अलाइनमेंट ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। इनविजिलाइंस के जो अलाइनर्स देते हैं आपको, आप रात में लगा के सो रहे हो। अच्छा, होता है उससे, होता है स्पेसिफिक, उसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी होता है कि ये चीजों पे होता है वो ऐसा, बट होते हैं उसके इफेक्ट्स। ऐसा नहीं, वापस हम लोग अपना रैपिड फायर। तो ये फाइलिंग वाला भी बहुत फनी है, वो तो बड़ा चल रहा है अमेरिका में। फाइलिंग वाला क्या? वो जो नॉर्मल नेल फाइलर होता है, जो नॉर्मल नेल फाइलर होता है ना, हाँ जिससे ग्राइंड होता है दांत, ये वो। तो जो लोगों को लगे कि मेरे दांत बहुत क्लोजली पैक्ड है या आगे पीछे है, तो फाइल कर देते हैं खुद से लोग फाइल कर और वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। मैंने कुछ ट्राइब्स तो सुनी है जो अपने दांत ऐसे शार्प करने के लिए फाइल करते हैं। कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स वगैरह होती है जो ऐसा काम करते हैं, पर यूएस में बैठ के कोई आदमी ऐसा कर रहा है। यूएस में बैठ के फाइल, दे यूजिंग फाइल्स, और तुम पूरे दांत को लेवल करना चाहते हो। अच्छा, हाँ, तो दे आर यूजिंग दोस फाइल्स एक्चुअली, बट अगेन तुम्हारे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एक्सपोज हो रहे, कितना सेंसिटिविटी बढ़ रहा है तुम्हारा, एंड हाउ इज दैट इवन एस्थेटिकली प्लीजिंग? मुझे बताओ। ये मिथ थोड़ी है, ये तो बेवकूफाना है जो लोग कर रहे हैं। तो अब एकदम अजीब टिकटॉक ट्रेंड्स, आई वुड कॉल दैट। दीपिका पादुकोण, उसकी मोलर टू मोलर स्माइल है, व्हिच इज अ वेरी बैलेंस्ड स्माइल। ओके, तो वो काफी एस्थेटिकली वर्स्ट स्माइल। एक अमेरिकन सीरीज है सेक्स एजुकेशन। हाँ, मैंने सुना हुआ उसका नाम। उसमें एक आई डोंट रिकॉल हर नेम, बट एक फीमेल लीड एक्टर है, तो उसके दांत ना आगे बहुत ज्यादा बड़े हैं, शी इज नेवर फिक्स्ड देम। ओके, तो शी इवन मेंशंस कि यू नो हाउ योर टीथ अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, ये भी उसने मेंशन किया है। अच्छा, बट उसने कहा कि आई हैव बीन ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी कि मेरे दांतों को इतने सालों से मजाक उड़ाया गया है, बट नाउ दैट आई एम फेमस, people have finally accepted me because my acting skills are decent, they are good obviously. तो अभी people have finally accepted me, so I don't feel stigmatized because of my teeth. Crazy fact, I'll tell you. In Japan, you know, Japan people like crooked teeth. हाँ, yes. ठीक है, उसमें वैसा नहीं, उनको बहुत सिमेट्री अच्छा लगता है, उनको आगे पीछे छोटे मोटे ऊपर नीचे वाले दांत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो पीपल आर गेटिंग, जैसे इंडिया में तो हम लोग नॉर्मल करने के लिए सर्जरी कराते हैं, वो टेढ़े मेढ़े करने के लिए सर्जरी कराते हैं। Exactly, yeah, I've heard about this as well. मुझे तो लगता है मतलब people go with the bandwagon बहुत easily, don't you feel कि even we यार, हम कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा बार हमारे सर पे हैमर हो रहा है, तो हमें भी लगता है यार लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा इसमें क्रेजी चीज, हम भी करा लेते हैं। अच्छा, क्रेजी से मुझे याद आया, टेल मी समथिंग, जो सबसे मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग जो आपको पता है और होता भी है, एक्चुअल में काम भी करता है, और लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, एक मिथ है। In my 3rd year of college ना, I gave a seminar about this topic and I was so intrigued कि ये होता भी है, and before I became a dentist I did not know about this. अच्छा, it's a concept called as avulsion. Okay, क्या? avulsion. Okay, so this is reimplantation of your tooth. जब तुम्हारा दांत पूरा का पूरा वैसे का वैसा निकल के गिर गया बाहर, अच्छा, तुम वापस वही सॉकेट में लगा रहे हो, ओके, एंड थोड़े टाइम के बाद वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, दांत नॉर्मल हो गया दांत तुम्हारे मुंह में। हाउ क्रेजी इज दैट? एग्जैक्टली, हाउ क्रेजी इज दैट? एंड आपको बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, सो इसके पीछे जो फैक्चुअल है कि तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे दांत के अराउंड जो फाइबर्स होता है ना, वो 60 मिनट्स तक जिंदा रहने के पोटेंशियल रखते हैं। ओके, बट उसके लिए वो फैक्टर्स होते हैं कि तुम उस दांत को निकाल के कोई स्पेसिफिक मीडियम में डालो। ओके, तो वो स्पेसिफिक मीडियम हो सकता है मिल्क, बट नॉट नॉर्मल मिल्क, स्किम्ड मिल्क। उसमें वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचुरेशन, मतलब मरने से वो फाइबर्स को बचाते हैं। तो फिर वो दांत और वो फाइबर्स बचे हैं और वो एग्जैक्टली जाके बच सकते हैं। एंड सबसे क्रेजी तो ये है कि दांत गिरने के बाद है ना, उसको मीडियम से मत डालो, तुम्हारे मुंह के सॉकेट में ही थूक के साथ रखो बस। अच्छा, सलाइवा भी बहुत हद तक बचाता है, सॉकेट बचाता है तुम्हारा, सेप्टिक टाइप कुछ होता है हमारे सलाइवा में। और सबसे क्रेजी तो पता है, पर मुझे एक बात बताओ, ये तो
मतलब वो वही वाला दांत लगेगा ना जो एकदम पूरा रूट समेत बाहर आ गया। यस यस यस, एकदम रूट समेत। जो बीच में से फ्रैक्चर हो गया, तुम वो तो नहीं लगा सकते हो वापस, बिकॉज तुम्हारा पल्प एक्सपोज हो जा रहा है, फिर बैक्टीरिया घुस गया अंदर। वो तो यू कांट जस्ट, वो तो बहुत बड़ा मिथ है कि दांत गिरिया लगा दिया बस ऐसे। वो जो क्वैक डेंटिस्ट होता था पहले, रास्ते पे बैठे हुए डॉक्टर बुलाते थे, अपने डेंटिस्ट बुलाते थे, लगा देते थे। कोई भी दांत टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, दांत टूट गया, लगा दिया कोई तो ग्लू से वापस। वो तो कितना खराब चीज है, कितने बैक्टीरिया तुम एंटर करा रहे हो तुम्हारे दांत और तुम्हारे ब्लड सिस्टम के अंदर। टूटा हुआ दांत वापस लग जाता है नेचुरली लग जाता है। नेचुरली मतलब उसको स्प्लिंट करते हैं, उसको बाकी साइड्स के दोनों दांतों के साथ एक तार से जोड़ के रखते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, विच इज 14 days 2 weeks 3 weeks, हाँ, टू हील। बट ये 60 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। तो मुझे ये ना एक बहुत बढ़िया चीज रिसेंटली आई केम अक्रॉस, ये जो अवल्जन का कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया में तो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है, एटलीस्ट लेमैन लोगों को जो है उनको तो पता नहीं है कि तुम दांत गिरा हुआ पूरा का पूरा वापस लगा सकते हो। तो ये ना अमेरिका में एक सीरीज आई थी, सॉरी एक मूवी आया था, आई डू केयर अ लॉट, ऐसा। तो उसमें ना वो बंदी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पूरा का पूरा दांत निकल जाता है। तो नेटफ्लिक्स ने उसको कैप्चर किया है और वो बताया है कि वो दांत जो पूरा का पूरा निकल गया है, वो बंदी रात के 1 बजे जाके जनरल स्टोर से स्किम्ड मिल्क का पूरा कैन लेती है, उसके अंदर वो दांत डालती है, उसके डेंटिस्ट को रात में 2 बजे कॉल करती है और जाके वो दांत लगवा लेती है वापस। और इतना ज्यादा डिटेल्ड कैप्चर किया है नेटफ्लिक्स ने। तो इतना ज्यादा अवेयर भी है लोग कि ऐसे भी कुछ होता है। अगर देख के ऑब्वियसली यू वांट टू नो कि ये क्या हो रहा है, तो ये मुझे बड़ा इंट्रिगिंग लगता है कि ऐसे भी है पॉसिबल। अच्छा, एक चीज, दिस इज वन, एक बिफोर वी एंड एक सवाल और है मेरे पास। थंब सकिंग जो बच्चे करते हैं, हाउ बैड इज इट फॉर? इट इज वेरी बैड। तुम्हारा पूरा अलाइनमेंट खराब हो रहा है, तुम्हारा ऑक्लूजन जो बोलते हैं हम, जो मुंह ऊपर और नीचे का बंद होता है, तुम्हारा माउथ जो बंद होता है वो खुला ही रह जाता है, बंद ही नहीं कर पाते हो। बिकॉज थंब सकिंग की वजह से अलाइनमेंट खराब हो गया है, दांत आगे पीछे आ गया है, उसकी वजह से माउथ नहीं बंद हो रहा है, जैसे बैड ब्रेथ हो रहा है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया जा रहे हैं मुंह के अंदर, कैलकुलस प्लाग हो रहा है, ओरल हाइजीन मेंटेन करने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को। उसके बाद फ्यूचर दांत भी वैसे ही आ रहा है, पूरा अलाइनमेंट खराब कर दिया तुमने। तो थंब सकिंग इज वेरी बैड एंड इट ऑल्सो हैज इफेक्ट्स ऑन योर थंब। उस पर कैलस जमा हो रहा है, डेड टिश्यू जमा हो रहा है बार बार, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है फिर से बच्चों को। तो ये सब तो थंब सकिंग इज, तो पता है यूएस में तो क्या इंडिया में भी थंब सकिंग के लिए डिवाइसेस बने हैं जहाँ पे तुम बच्चों को ब्लॉक कर सकते हो अंदर से। तो थंब जब भी अंदर जाएगा तो तुम्हें थंब पे चुभेगा। अच्छा। या फिर तुम थंब पे कुछ डिवाइस लगा सकते हो जिससे बच्चा नहीं खाएगा। हमारे टाइम में तो कड़वा तेल लगाते थे। ये तो मैंने बहुत सुना हुआ है। तो ये तो है थंब सकिंग। तो इफ योर किड इज डूइंग, you should stop them from doing honestly. अच्छा, and before we end, one last question I want to ask you is, एक ऐसा चीज जो हमको अपनी ओरल हाइजीन में ऐड कर लेना चाहिए रोजाना के रूटीन में, जो हम लोग नहीं करते हैं इंडियंस? I would say flossing. Yes, इंडिया में इतना अवेयरनेस है नहीं। अब तो वो भी आ गया वैसे, फ्लॉसिंग के लिए भी ना एक इंस्ट्रूमेंट सा आ गया, उसके आगे छोटा सा लगा हुआ होता है धागा, वो इजीली, मतलब क्योंकि हाथ से पकड़ के करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो काफी बेनिफिशियल है, वो है। एंड मिथ तो ठीक है, बट वन मोर थिंग व्हिच वी आर डूइंग वेरी रॉन्ग इज टूथपिक्स। बड़े एक्साइटिंग नहीं लगता टूथपिक्स आपको कि चुबा के हम निकाल रहे हैं, मुंह में रखा हुआ है। You do not realize the damage toothpicks are causing. गम्स को चुभते हैं, गम के टिश्यू कितने डैमेज हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो जाता है गम्स को, लैसरेशन हो जाता है। टूथपिक्स नहीं यूज करने चाहिए ऑनेस्टली। और फिर जो वुंड्स होती है ना दांतों में, दांत निकाल लिया तो कहता है ना स्ट्रॉ मत यूज करो, टूथपिक मत यूज करो। वो चुभता है तो तुम्हारा जो प्लग बना हुआ रहता है हीलिंग का, वो टूट जाता है बहुत इजीली। अच्छा। तो टूथपिक, स्ट्रॉ, ये वो वगैरह पोस्ट ट्रीटमेंट्स तो हम नहीं ही सजेस्ट करते हैं, बट टूथपिक्स इन जनरल is a no go. वैसे तो मैं बताऊं, only good thing about going to a dentist is after dental treatment वो लोग बोलते हैं अब आइसक्रीम खाना, खाना वाना कुछ मत खाना। वो तो है यार। I think that was the only fun thing even I enjoyed as a kid. मैं खुद, fun fact about me is I'm phobic to needles. तो जब भी मैं नीडल मुंह में लगाने में मजा आता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें एंजाइटी नहीं होता, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। बट खुद के मुंह में if I have to take a dental injection, I know it's so hypocritical but it gives me goosebumps. I just cannot. It's scary. वैसे अगर आप अपने डेंटल डॉक्टर, जब डेंटिस्ट के पास जाते हो, बीइंग अ डेंटिस्ट, कितना डर लगता है? बहुत ज्यादा डेंटल एंजाइटी तो होती है, बिकॉज ना
हमें तुमसे ज्यादा पता है, मतलब हमें नॉर्मल लोगों से ज्यादा पता है। जिसको गाड़ी चलानी आती हो वो किसी के साथ बैठ के उसको एग्जैक्टली तो हमें पता है कि क्या होने वाला है हमारे मुंह के अंदर, अभी एनेस्थीसिया बैठेगा, अभी कैसा फील होने वाला है, अभी नम हैवी फील होने वाला है। उसकी वजह से एंजाइटी ज्यादा होती है ऑनेस्टली। लोग कहते हैं ना अवेयर होने से कम एंजाइटी होता है, मुझे तो उल्टा होता है, रिवर्स साइकोलॉजी हो जाता है, ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। वो तो है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। एग्जैक्टली तो मानसी, we'll end this podcast here. Yes. Thank you so much for coming. बहुत अच्छे से आपने मजाक में हमारा ओरल हाइजीन के बारे में बहुत अच्छी बातें बता दी, मिथ्स क्लियर कर दी, फैक्ट्स भी आपने बहुत अच्छे बताए हमको। तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया बात करके, होपफुली आपको भी उतना आया होगा, एंड होपफुली हमारे ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा। और अगर हमने आपके दांतों को लेके आपकी कुछ भी मिथ्स क्लियर करी हैं और आपको हेल्प आउट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का एक बटन होता है, उसके ऊपर सब्सक्राइब भी लिखा हुआ होता है, उसको दबाना होता है। उसके हम पैसे नहीं लेते हैं और कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगी जाती, तो प्लीज़ उसको दबा दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बिकॉज ये हम लोगों ने चाहे बहुत मजाक में बात करी है, लेकिन बहुत सीरियस टॉपिक है ओरल हाइजीन, जो कि इंडिया में हम लोग बहुत लैक करते हैं उसको लेके। ठीक है, हम लोग सोचते हैं यार ठीक है दिन में एक बार ब्रश कर लिया तो हो गया काम, बट इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। उससे बहुत सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं अगर आप आपकी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग अवेयर हो सके। ठीक है, और दूसरा कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको लगता है कि मानसी ने कुछ गलत बोल दिया है तो प्लीज़ कमेंट करें कि यार ये तो ऐसा तो नहीं होता है। We are always open for debates. We are always open for debates. And अगर आपको लगे कि हाँ मानसी ने कुछ बातें सही बोली हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था या मेरे साथ ऐसा मैंने फेस किया है और इसका ये ट्रीटमेंट होता है। तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कीजिए और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप अ क्लीन माउथ एंड जय श्री राम।